बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। ख़वातीन और हज़रात, दिल की गहराइयों से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी हाँ, और विंटर वेकेशंस का आगाज़ चूँकि हो चुका है तो हर किसी के चेहरे पे जो है ना मुस्कुराहट होती है, चाहे हम बच्चों की बात करें चाहे बड़ों की बात करें, क्योंकि बड़ों की भी बड़ी ड्यूटी होती है। सुबह सवेरे माओं ने उठना होता है, फिर जो बहुत सारे ऐसे वालदैन होते हैं जिसमें मदर्स होती हैं, फादर्स होते हैं, दोनों का बड़ा अहम किरदार होता है सुबह को बच्चों को ड्रॉप करने में। तो ये जो खुशी है ये तमाम अफराद के लिए कि आप ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं और छुट्टियों को एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जी, आज 25 दिसंबर है और खुशियों की बात हो रही है। तो 25 दिसंबर जो है 25 दिसंबर पूरी दुनिया के लिए ख़ास इसलिए क्योंकि जितनी भी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, मसीही बरादरी है, हम पाकिस्तान में बात करें अपने मसीही बहन भाइयों की या पूरी दुनिया में बात करें तो आज क्रिसमस को बहुत पुरजोश तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो जहाँ जहाँ पे भी पाकिस्तान में जितने मसीही बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं, हमारे बहन भाई हैं, उनको हम दिल की गहराइयों से मैरी क्रिसमस यानी क्रिसमस की मुबारकबाद देते हैं और पुरजोश तरीके से आप लोग मना रहे हैं। और हम फिल्म्स भी देखते हैं, हमने तो पूरी दुनिया जहाँ जहाँ जिन्होंने ट्रैवल किया, पाकिस्तान में भी बड़े ख़ास अंदाज से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। सो आपको मैरी क्रिसमस। और साथ ही साथ ख़वातीन और हज़रात, खुशियों की बात हो रही है तो 25 दिसंबर जो है हम कैसे इसकी अहमियत को भूल सकते हैं, जिस तरह हमने भी जिक्र भी किया। आज जी फाउंडर ऑफ द नेशन, हम जब ख़वातीन तो पाकिस्तान की बात करते हैं ना तो फिर पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, फाउंडर ऑफ द नेशन, हम एहसानमंद हैं अपने कायद के, बाबा कौम के, कि जिनकी वजह से हम एक आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। थोड़ी देर के लिए जब आंखें बंद करके हम सोचते हैं आज भी उन तमाम लोगों के हवाले से जो एक स्ट्रगल से, जिद्दोजहद से गुज़र रहे हैं आज़ादी हासिल करने के लिए, तो रूह कांप उठती है, लिटरली रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस किस तरीके से कुर्बानियाँ दी जा रही हैं सिर्फ आज़ादी हासिल करने के लिए। और ये सिर्फ नहीं है, माजरत मैं अपना अल्फाज वापस लेती हूँ, लफ्ज़ वापस लेती हूँ, आज़ादी है। आप आज़ादी से अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें, आप एक आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले सकें, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी को गुजारना, इससे बड़ी नेमत हो नहीं सकती। हमें अल्लाह ताला का उठते बैठते जितना हो सके करोड़ बार शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें पाकिस्तान जैसी नेमत अता की गई। और हम कायदे आज़म डे को बहुत अकीदत और एहतराम के साथ, नहायत रिस्पेक्ट के साथ सेलिब्रेट करते हुए इसको महज छुट्टी के दिन के तौर पे सेलिब्रेट खुदारा नहीं करना। हमें वो एहसानात, वो कुर्बानियाँ, वो जो तहरीक थी और तहरीक में कितने लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी, किस किस तरीके से कि आप सोच भी नहीं सकते। सो ट्रिब्यूट पेश करते हुए आज कायदे आज़म डे को सेलिब्रेट किया जाएगा वीकेंड एट होम में और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की बिलखसूस इस नशरियात में। सो आप प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। PTV होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे वीकेंड एट होम का जो हमने टीज़र दिया उसमें कमेंट्स पोस्ट करके आज के दिन के हवाले से। अच्छा जी, क्रिसमस की बात हो रही है तो अगेन जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं ख़वातीन और हज़रात, तो पाकिस्तान में बसने वाले हमारे जितने भी बहन भाई, चाहे हम बात करें माइनॉरिटीज़ में लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करती, क्रिश्चियन हमारे जो बहन भाई हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उनकी खुशियों में हम शरीक होते हैं। सो इन खुशियों को बांटने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी पादरी शाहिद महराज साहब, जो कि पास्टर भी हैं और डीन हैं लाहौर कैथीड्रल के। इनको वेलकम करते हैं जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड मैरी क्रिसमस एंड विश यू द सेम। आप सबको और आप तमाम नाजरीन को क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। और आप बिलखसूस हमारे लिए सर, आप गला भी मुझे लग रहा है चूँकि आज चूँकि आपको पता है कि आज सेलिब्रेशंस और फिर रात से इबादत का सिलसिला जारी है, ऐसा ही है, और इसलिए थोड़ा सा ये सिलसिला, लेकिन जो जज्बा है, मजहबी अकीदत भी है और जो फादर ऑफ द नेशन की बर्थडे भी है, वो यकीनन हम सब के लिए एक बड़ी तवानाई का और आज एक नई खुशी का दिन है। बिल्कुल बिल्कुल सर, थोड़ा सा ज़रूर मैं अपने नाजरीन के लिए भी, हम जब क्रिसमस की बात करते हैं तो ये जो तैयारियों का सिलसिला है, हमने तो अमूमन ये देखा और ये जाना भी है पूरी दुनिया में भी और इवन पाकिस्तान में भी, दिसंबर के महीने के आगाज़ से यानी 1 दिसंबर से ही क्रिसमस की तैयारियों का आगाज़ हो जाता है। तो किस तरीके से इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, क्या रूटीन होती है, प्लीज़ शेयर कीजिएगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दिसंबर का महीना शुरू होते ही क्रिसमस की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। लेकिन एक बात आप देखते हैं कि जो क्रिसमस से 4 संडेज पहले इतवार होते हैं जी, वो ख़ास इतवार होते हैं, उन्हें आमद के एडवेंट सीजन कहते हैं। ओके। और इस साल ये जो लास्ट संडे था नवंबर का, वहाँ से ये सीज़न शुरू हुआ और हर जगह क्रिसमस ट्रीज लगाए जाते हैं,
और आप जानते हैं कि बच्चों का ख़ास जो त्यौहार हैं उनकी तैयारियां होती हैं, और फिर चर्चेज़ में यकीनन जो इबादत का सिलसिला है बिल्कुल। उसके लिए तैयारियां हैं। बिल्कुल तो एक जो सेलिब्रेशन है वो दिसंबर शुरू होते ही सब तरफ और दुनिया के साथ पूरे पाकिस्तान में, बिल्कुल ऐसा ही है। जो पाकिस्तान मेरा घर है, बिल्कुल ऐसा मैं ही। पाकिस्तान हूँ, आप पाकिस्तान बिल्कुल हैं, ऐसा ही है। और यहाँ भी ये खुशियाँ उसी तरह से शुरू हो जाती हैं। हर जगह अब आप देख रहे हैं कि चाहे वो सरकारी अदारे हों, नीम सरकारी अदारे हों, वो तालीमी दरसगाहें हों, बिल्कुल। जहाँ भी हों, आप देखते हैं कि एक तसलसल के साथ केक काटे जा रहे हैं, लोग एक दूसरे को अपनी खुशी में शामिल कर रहे हैं। बिल्कुल और जो खूबसूरत बात इसमें है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह चूंकि खुदा पर किसी की इजारादारी नहीं, खुदा सबका खुदा है, बेशक। और खुदावंद यीशु मसीह खुदा के प्यार का परतौ और नक्श जो है वो भी सबके लिए है। अमन और सलामती का शहजादा, प्रिंस ऑफ पीस बिल्कुल फॉर एवरीबॉडी। और खुदावंद यीशु मसीह का ये कॉल, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का नूर मैं हूँ, और ये वाहिद लक़ब है जो उन्होंने मेरे लिए और आपके लिए, सबके लिए इस्तेमाल किया, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो क्रिसमस का सीज़न है, जो एडवेंट सीज़न है, इसे रोशनी का सीज़न भी कहा जाता है। सही। रोशनी का काम क्या है? वो मुझे मेरी शनाख्त बताता है, वो मुझे रास्ता बताता है। खुदावंद यीशु मसीह का कॉल, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। और सबसे बड़ी बात, लाइट इज़ अ सिंबल ऑफ लाइफ, यानी आपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। ये ताल्लुकात में भी है और एक दूसरे का एहतराम करके भी है। बिल्कुल सही। क्योंकि हम बर्दाश्त की बात तो सुनते रहे हैं, लेकिन आज जो बात हमें सीखने की ज़रूरत है कि अगर हम खुदा से प्यार करना चाहते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने जो समरी ऑफ द लॉ हमें दी है, हुक्मों का खुलासा, शरीयत का खुलासा, वो यही है कि लव योर गॉड विद ऑल योर हार्ट, विद ऑल योर सोल, विद ऑल योर माइंड, विद ऑल योर स्ट्रेंथ, एंड लव योर नेबर एज योर सेल्फ। सही। खुदा से प्यार और अपने पड़ोसी से प्यार। और पड़ोसी आपका हम मजहब नहीं हो सकता, पड़ोसी आपका हम जुबान नहीं हो सकता। यानी खुदा की तो सारी मखलूक है। आप जिस खानदान में पैदा हुए हैं, अपनी मर्जी से नहीं, जिस खानदान में मैं पैदा हुआ हूँ, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अगर तुम अपने भाई को जिसे तुमने देखा है उससे प्यार नहीं करते, तो उस खुदा से जिसको तुमने नहीं देखा कैसे प्यार कर सकते हो? सो इट्स ऑल अबाउट द लव, टू सेलिब्रेट द लव, लव एंड पीस, लव एंड पीस, टू स्प्रेड लव, पीस एंड लाइट। Exactly. बिल्कुल सही सर। मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी, और मेरी ऑडियंस भी, फेस्टिविटी की हम जब क्रिसमस की बात करते हैं, अच्छा कोई भी जो त्यौहार होता है, खुशी के त्यौहार की हम बात करें तो खाने के बगैर अधूरा सा लगता है। तो थोड़ा सा फीस्ट के बारे में बताइएगा। हमने ये अमूमन जुमला सुना है, क्रिसमस फीस्ट, तो उसमें वो टेबल को कैसे सजाया, क्या क्या ऐसे पकवान होते हैं जो बिलखसूस हर साल क्रिसमस में बनते ही बनते हैं? जी हाँ, देखिए जी, बात ये है कि जहाँ तक खानों की, पकवान की बात आप करते हैं, इट्स ऑल अबाउट कल्चरल। सही। हर कल्चर में अलग-अलग है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान, जैसे मैंने कहा कि मेरा घर है, और मेरे कायद ने, जिनका आज बर्थडे उनका सेलिब्रेट कर रहे हैं हम, जीसस क्राइस्ट इज द किंग ऑफ किंग्स, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, और प्रिंस ऑफ पीस, और बानी पाकिस्तान का भी मोहम्मद अली जिन्ना, उनका आज बर्थडे है। उन्होंने जो पाकिस्तान बनाया, जो हमारा घर बनाया, वो बिला इम्तियाज रंग, नस्ल, मजहब, ज़ात, अकीदे सबके लिए। सही। और पाकिस्तान जो है वो एक मजहब के मानने वालों का पाकिस्तान नहीं, वो हम सब का पाकिस्तान है। बिल्कुल। और मेरी पहचान पाकिस्तान है। और जो आप बात कर रहे हैं खानों की, पकवान की, वो इसी माहौल में जो हमारे अपने खाने हैं, ठीक है, उनको तैयार किया जाता है। और एग्जैक्टली पीपल आर, वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, और कि भाई बच्चे जो है, और ख़ास तौर पे ख़वातीन जो हैं, उनकी कोशिश होती है कि वो कोई ना कोई ऐसी डिश बनाएं जो सब लोग खुशी से खा सकें। बिल्कुल सही। और इसमें एक बात की बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि कोई चीज़ ज़ाया ना हो। बिल्कुल सही। क्योंकि ज़ाया जो है वो, मैं समझता हूँ कि खुदा की शुक्रगुजारी यही है कि हर चीज़ की कदर करना हम सीखें। बेशक। और रवायात की आप बात करते हैं, ये भी अगेन इट्स कल्चरल, केक्स बहुत एक्सचेंज होते हैं। बिल्कुल ठीक है। और फिर आप गिफ्ट्स भी तो होते हैं, बच्चों की बात बच्चों की की, तो हम फिल्म्स में देखते हैं कि जी वो गिफ्ट्स एक्सचेंज हो रहे होते हैं, सांता क्लॉज दे रहे होते हैं गिफ्ट्स, तो वो थोड़ा बताइए। जी, मैं उसी तरफ आना चाह रहा था कि सेंटा क्लॉज की भी यही रवायत रही है। और ये सेंट निकोलस जो थे, वो उन लोगों की खुद वो बड़े अमीर आदमी का बेटा था,
लेकिन कोशिश ये होती थी उसकी कि जो लोग जिनके वसाइल कम हैं उनका ख्याल रखा जाए, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखा जाए। और यही मैं सोचता हूँ, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के वक्त जो उनकी पैदाइश एक आम जगह पर हुई, ही आइडेंटिफाइड विद द पीपल जो कि जिनके वसाइल बहुत कम थे। और ये तो मैं समझता हूँ कि हम जैसे गरीबों का त्यौहार है, और उसमें जो हमारे पास वसाइल हैं हमें दूसरों के साथ शेयर करने हैं, यही मोहब्बत है। और जो सेंटा क्लॉज हर एक तकरीब में आप देखते हैं, क्रिसमस फादर आता है, वो बच्चों को गिफ्ट देता है, और फिर क्रिसमस ट्रीज जो सजाए जाते हैं उनके नीचे भी गिफ्ट्स रखे जाते हैं, और बच्चों को ये ट्रेन किया जाता है कि आप अपने लिए भी गिफ्ट ले रहे हैं, आपने दूसरों के लिए, वो देखे जो गिफ्ट नहीं ले सकता उसके साथ भी उस गिफ्ट को बांटना है आपने। बिल्कुल सही। और मैं इसी बात को सामने रखते हुए हम जो बात कर रहे हैं कि हमने उसी बात को, उस मोहब्बत को आगे बढ़ाना है, क्योंकि दुनिया में सोच के एतबार से बहुत सारे अंधेरे हमें नजर आते हैं। तो नूर यही है कि मैं और आप जो हैं वो चैनल बने उस रोशनी का, उस मुस्बत ख्याल का, जिसमें हम दूसरों के साथ मोहब्बत बांट सकें। बिल्कुल सही। दूसरों के लिए एक ऐसा माहौल कायम करें, हम सिर्फ बर्दाश्त ना करें, वी शुड एक्सेप्ट, बिल्कुल दूसरों को कबूल करने की बात हम करें। और मैंने आपके सामने जो बात रखी है, क्योंकि खुदा की देखें, वो सबका खुदा है, उसकी बारिश सब पर बरसती है, उसका सूरज सब पर चमकता है, तो फिर हम खुदा पर कब्जा करने की कोशिश क्यों करें? खुदा तो सबका है, और जीसस क्राइस्ट ऑल्सो बिलोंग्स टू ऑल, एंड लेट गॉड बी गॉड, खुदा को खुदा रहने दें, फिर आप एंजॉय करेंगे जिंदगी को। सही। सर, कायदे आजम डे आज 25 दिसंबर, एंड देन बीइंग अ पाकिस्तानी, हम वी आर अ प्राउड पाकिस्तानी। अच्छा, पाकिस्तान के साथ अटैचमेंट हम लोगों की तो ऐसी है कि धरती माँ है ना, धरती माँ है तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। माँ के साथ तो रिश्ता ही ऐसा होता है कि उस रिश्ते का कोई सब्स्टिट्यूट मिल ही नहीं सकता। इवन पूरी दुनिया में जब हम देखते हैं तो जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनकी अटैचमेंट आपस में बड़ी होती है, चाहे खून का रिश्ता ना हो, लेकिन चूंकि पाकिस्तानी है तो फिर पाकिस्तानी ने दूसरी पाकिस्तानी की मदद भी करनी है, उनकी खुशी में भी, और कोई खुदा ना खास्ता कोई गम हो तो उसको भी, दुख को भी बांटना है। तो मैंने देखा कि पाकिस्तान के साथ जो प्यार और मोहब्बत है हर पाकिस्तानी की, कोई खास अटैचमेंट है। जी देखिए, इसकी जो बात है, मैं आज क्रिसमस के मौके पर और बानी पाकिस्तान के बर्थडे पर जिस बात को एक बार फिर से अपने लिए दोहराना चाहता हूँ, सबके लिए, यही जब फैसला कुन वोट हो रहा था क़याम पाकिस्तान के वक्त, लाहौर में ही पंजाब असेंबली की सीढ़ियों पर जब फैसला कुन वोट मसीही डालने जा रहे थे, एक नारा लगा था, जो मांगेगा पाकिस्तान उसको मिलेगा कब्रिस्तान। मसीहियों के रहनुमा दीवान बहादुर सिंह अपने ग्रुप के साथ जा रहे थे। दीवान बहादुर सिंह साहब ने उसी वक्त मुड़कर जवाब दिया, सीने पे गोली खाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे। पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों ने बिला इम्तियाज, रंग, नस्ल सब ने मिलकर बनाया, और कायद को उन्होंने, सब ने अपना कायद माना। उसकी मैं बड़ी तारीख आपको जो फैक्ट्स हैं बता सकता हूँ, लेकिन जो आप एक दूसरे के साथ वाबस्तगी की बात करते हैं, अब आप आ जाएं, जो मेरा और आपका निशान, हमारा पाकिस्तान का फ्लैग है, उसके रंगों का इम्तजाज देखें। बिल्कुल। और जो वाइट है, वाइट इन द फ्लैग, बिल्कुल, और वो पोल के साथ है। इन दिनों में मैं खास तौर पर उस पर गौर कर रहा था कि पोल के साथ होने के नाते से वाइट की तो जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। बिल्कुल, उसने उस मजबूती को और कायम करना है। तो इसलिए जो बुनियाद है उसमें, वो यकीनन हम सब की, और पाकिस्तान के मसीही जो हैं वो कहीं बाहर से नहीं आए, इसी धरती के सपूत। और मुझे, अगर मैं एग्जैक्टली याद कर सकूं, तो कतील शफाई का एक शेर, इस धरती से मेरी मुंसलिक होने का, मेरी सिटीजनशिप का, कि एक पहचान है मेरी हर पहचान से पहले, पाकिस्तान का शहरी हूं मैं पाकिस्तान से पहले। वाह वाह। और ये जो मेरा रिश्ता है, और जीसस क्राइस्ट के 12 जो शागिर्द थे, उनमें से मुकद्दस तोमा इस सरजमीन पर आए, टेक्सला से पहली सदी की क्रॉस मिली थी, वो आज आपके कैथेड्रल में, आप उसके वारिस हैं, और वो क्रॉस जो है वो पहली सदी से बताती है कि हम यहाँ पर हैं। और ये इस धरती, ये आपने बड़ा बहुत खूबसूरत कि धरती हमारी माँ है, बेशक, और इसके साथ साथ रियासत भी माँ होती है। बिल्कुल। और उन इंतहा पसंदी की सोचों को मैंने और आपने हर तरह से
उनको कामयाब नहीं होने देना जो इस माँ पर कब्जा करने की कोशिश करती बिल्कुल, है। बिल्कुल। और यही कायद का फरमान था, यू आर फ्री टू गो एनीवेयर एज फार एज योर रिलीजन इज कंसर्न, बट योर शनाख्त, हमारी जो पहचान है वो पाकिस्तान है। बेशक जी, और पाकिस्तान हमारी दुआ भी है, पाकिस्तान ता क़यामत कायम रहेगा। आमीन आमीन। और पाकिस्तान से ही हमारी शनाख्त है, पाकिस्तान ने तो हमें शनाख्त दी। ख़वातीन और हज़रात, सो केक कटिंग की तरफ बढ़ेंगे सर, प्लीज़ आइएगा। और हमारे साथ शेफ़ अनम भी मौजूद हैं, उनको भी हम वेलकम करेंगे। आइए अनम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप भी आ जाइएगा सर, आइएगा प्लीज़, केक काटिएगा। अनम को भी बुला लेते हैं साथ में। और आज के दिन के मौके पे हम केक कटिंग सेरेमनी करेंगे। और आपका सर आने का, तशरीफ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर द लवली जेस्चर। गॉड ब्लेस यू Thank आप you. सबको और आपके तमाम नाजरीन को क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू। और केक काटते हुए चूंकि हम उस खुदा पर ईमान रखते हैं, तमाम ईमानदार हैं, एक जुमला दुआ की सूरत में जो कैरल्स गाए जाते हैं क्रिसमस पे, जी। वो बड़े मशहूर हैं, आपने भी सुने होंगे। तो वो मैं एक आयत सिर्फ उसकी करना चाहता हूँ जी। और वो ये है, ऐसा बेईमानदारो खुशो खुरम हो के आबा ओ चले हम तब ले हम देखो नौज़ादा माले कुल जहान का हम उसे सजदा करें, हम उसे सजदा करें, हम उसे सजदा करें आपको क्रिसमस बहुत मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। प्लीज सर, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। और ये केक कटिंग जी सेरेमनी हो रही है। और सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का। ख़वातीन और हज़रात, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद और बहुत सारी बातें। स्टे ट्यून्ड। वीकेंड को रंगीन बनाने, कुछ सुनने और सुनाने, कुछ खाने और गाने ला रहा है पीटीवी होम। वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम। जी खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन ख़वातीन और हज़रात एंड वीकेंड एट होम पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त आप देख रहे हैं। और भाई अब सैटरडे के रोज़ आपको मालूम है कि वीकेंड एट होम के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे आपकी मुलाकात होती है। और स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर जो सेगमेंट है वो तो उसका तो एहतमाम किया गया। और यस, आप लोगों को भी कॉल्स इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में सादी अरशद के जो सेगमेंट है उसमें शामिल की जाएंगी। ज़रा पहले वेलकम तो करें सादिया को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। और इनकी लॉयल्टी देखें आप लोगों के साथ कि ये अभी वलीमा किसी का अटेंड करके आ रही हैं और इतनी खूबसूरत लगी। मैंने कहा खैरियत, इतनी प्यारी खैर से तो हमेशा ही लगती हैं, लेकिन फिर सीधा दिन का वलीमा था। जी बिल्कुल, दिन का वलीमा। अच्छा, सर्दियों में जो दिन का वलीमा होता है ना उसकी बात और होती है। हाँ, और बड़ा अच्छा भी लगता है ना? मतलब मुझे तो हर शादियाँ वैसे मैं बहुत कम अटेंड करती हूँ, हाँ। इतना अच्छा टाइम नहीं मिलता, लेकिन आज बड़े अरसे के बाद अटेंड की। बट सबसे अच्छी बात है कि आज मेरी अम्मी की बर्थडे भी है और मैं सोची थी कि आज इतने ज़बरदस्त किस्म के आज कहते हैं ना, इतना प्यारा भी हमने जो एक सेलिब्रेशन भी जी। देखी क्रिसमस के हवाले से, कायदे आज़म डे, और इतने अच्छे अच्छे। और मैं अम्मी को हमेशा कहती, मैं कहती अम्मी आपका दिन देखे कितना प्यारा, सारी दुनिया आपका दिन बिल्कुल बना। ऐसे ही। और हैप्पी बर्थडे आंटी को दिल की गहराइयों से जी। और जिन जिन की आज बर्थडे आपको भी हैप्पी बर्थडे। अच्छा, खवातीन नहीं, सॉरी, लड़कियों की बातों में हम लड़की भूल ही की गए, बातों में। भूल नहीं सकते हैं जी। शौकत अली साहब की हमने जिक्र किया, मैंने वीडियो टीजर में भी। शौकत अली साहब की जब खवातीनों के साथ बात करते हैं तो हमारे मुल्क का सरमाया, हमारे मुल्क का एसेट हैं। और अल्लाह ताला ने उनको जितनी इज्जत से नवाजा पूरी दुनिया में, उतनी ही आजी और इनकिसारी उनकी शख्सियत में हमने देखी। और जब हम मिली नगमों की बात करते हैं, कौमी तरानों की बात करते हैं, तो शौकत अली साहब को अल्लाह ताला ने एक ऐसी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा कि जब वो स्क्रीन पे आए और मिली नगमे जो हैं पेश किए तो कैसे ऐसे जोश सुनने वालों में पैदा हुआ। और माशाल्लाह से वही लेगेसी को आगे लेकर बढ़े उनके साहबजादे हमारे साथ मौजूद हैं, अमीर शौकत अली। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मौला आपको सलामत रखे, बिल्कुल खैर वफियत। सबसे पहले तो कायद का दिन आपको मुबारक, खैर मुबारक। मैरी क्रिसमस टू एवरीबडी जो भी देख रहे हैं। और इस खूबसूरत दिन पे आपने याद फरमाया मोहसिन जाफर साहब,
सलामत रहे, बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच जी। हम वो बात कर रहे थे ना दिन की वेडिंग्स के ऊपर, तो मोहसिन जाफर साहब की भी जो वेडिंग रिसेप्शन था वो दिन के टाइम पे हो, तो फोटोग्राफी बड़ी अच्छी आती है भाई। ये इस पे कोई शक फोटोज तो ऐसी गजब की आती है, बंदा हैरान हो, और मेकअप भी कम करना पड़ता है, मेकअप का खर्चा भी बच जाता है। सो ट्रू, ये मैं सच कह रही हूँ। यू आर राइट। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन चूंकि ये इंशाल्लाह ताला ईयर एंड का जो है हमारा अब सम अप हमने करना है सादिया, और इंशाल्लाह ताला अब आपसे जो है फर्स्ट को इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह मुलाकात होगी। खैरियत रहे, अल्लाह ताला आमीन। सबको सेहत तंदुरुस्ती में रखे, तो आमीन। इंशाल्लाह ताला आमीन। 1 जनवरी 2022 यानी कि 2022 में हम लोग बात करेंगे नए आने वाले साल सब एरीज टू पाइसेस आप सबके लिए कैसा रहेगा, एक सम अप करेंगे। वैसे तो हम वीकली खैर से बात करते ही हैं, लेकिन एक होता है ना कि पूरे साल में एरीज वालों के लिए, टॉरस के लिए कैसा, लेकिन कैसा अभी रहेगा। हम जो अभी है हम जो बात करने जा रहे हैं, एक आपको एक समझ लीजिए कि एरीज टू पाइसेस हम बात करेंगे कि सबके लिए कैसा था बिल्कुल ठीक है, एक समरी देंगे जी, समरी शुरू देंगे। कीजिएगा, please। सो एरीज वालों के लिए, आप लोगों के लिए जो मामलात रहे, एक मिक्सचर सा था नो डाउट, लेकिन जो पहला हाफ था वो कोई इतना अच्छा नहीं था, मामला चीज़ें खास तौर पे रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं था। अब जो मैं दिसंबर को थोड़ा सा एक कहते हैं ना, थोड़ा सा कहते हैं छेड़ना चाह रही हूँ, वो कैसा था, खास तौर पे आप लोगों के लिए जो सेहत का थोड़ा सा मामला था, वो थोड़ा सा अप एंड डाउन, मेरा गुस्सा जज्बात बहुत थे। अभी इस हफ्ते में एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, ख्याल रखिएगा, स्टिल ख्याल रखिएगा, रिलेशन में हाइपरनेस बहुत रहेगी, और अभी मामलात को ज़रा थोड़ा सा ठंडा रखिएगा। ये जो हफ्ता है जो अभी गुजर रहा है, इसमें आपके फाइनेंसेस थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं, टेक केयर, ख्याल रखिए। सही, ठीक है। अभी हम बात करते हैं टॉरस के। मुझे पता है थोड़ा सा वक्त की हमारे पास थोड़ी सी ज़रा कमी है। अच्छा मैं आपसे I'm पूछ, desperately waiting. I'm अच्छा ओके, Taurus. गुड गुड गुड। अच्छा जी, And I really follow her, इनको देखता रहता बड़ी हूँ मैं। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, टॉरस टॉरियंस आप लोगों के लिए ये वक्त नई कुछ किस्से कहानियाँ लेकर आएगा, जिसको हम एग्रीमेंट्स कहते हैं, नए मामलात कहते हैं। बहुत सी कुछ चीज़ें ख़त्म होने का भी अंदेशा होता है, रिलेशनशिप में एहतियात बरतिएगा। ये वक्त ज़रा जज्बाती फैसले कराता है, इसीलिए मैं थोड़ी सी गुजारिश भी करती हूँ, कोई भी नई चीज़ को शुरू करने से पहले ज़ाती जो बर्थ चार्ट्स होते हैं उनको देखिएगा। हाँ, आपके जो ओवरसीज़ क्लाइंटेज हो, आपके चाहने वाले हो, वो बढ़ते हैं ऐसे मौके पे, नए मामलात को भी लेकर आता है, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। और कुछ चूँकि आप मेरे साथ टॉरिन बैठे हुए हैं, एक थोड़ा सा एडअप कर दूँ, जो अगला साल होगा ना, इसमें मार्च अप्रैल में एकदम से नई चीज़ें आएंगी, नए मामला आते हैं, तो दैट्स अ गुड टाइम। 2022 का मार्च अप्रैल बेहतर वक्त लेकर आएगा। अच्छा जी, इसके बाद अगले ज़ोडिक साइन की तरफ हमें जाना पड़ता है, चाहे जाएंगे हम। अच्छा जी, जेमिनाइज हैं। जेमिनाइज आप लोगों के लिए अच्छा टाइम है, बेहतर है, लेकिन आप लोगों ने हद से ज़्यादा भी एहतियात करनी है, और इस हफ्ते में तो बहुत करनी है, क्योंकि मरकरी आप लोगों का लॉर्ड होता है। इस वक्त में जो पेरेंट साइड, घर का माहौल, एवं खाम खा, इसको अक्सर मैं कहती हूँ खाम खा रौला, चिक चिक बक बक, ऐसी कुछ मामलात आ जाते हैं, केयरफुल रहिए। आपके इवन घर के मुलाजमीन का चेंज आ जाता है, आपके ऑफिस के मुलाजमीन का चेंज, ये ना शिफ्टिंग्स को लेकर होता है, और अगर आप खुद कहीं मुलाजमत करते हैं तब भी चेंज आ जाता है। सो एहतियात बरतनी है, अभी फ़ौरन कोई स्टेप नहीं लेना है, ये वक्त ज़रा स्टेप्स को लेकर आता है। अगर आप समझते हैं कि आपके लिए अच्छा है, ज़रूर लेकर आइए, लेकिन पर्सनल बर्थ चार्ट्स के हवाले से खुद से चेंज नहीं लेकर आना है। ये ज़रा वक्त जज्बातीपन, मैंने इसलिए कहा ना, ये वक्त थोड़ा सा जज्बाती सा है। सर्दी का मौसम है, लेकिन हालांकि जज्बात ठंडे पड़ते हैं, यहाँ पे जज्बात ज़रा इमोशनल ज़्यादा होता है इंसान। अच्छा जी, फिर उसके बाद आते हैं हमारे कैंसेरियंस आप लोगों के लिए नो डाउट अच्छा वक्त है। आपके लिए हर तरह से मामला अच्छे हैं, रिलेशन हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपकी ग्रोथ हो, एक्सीलेंट टाइम, बहुत अच्छा है। ख़ास तौर पे फाइनेंसिस में ऐड अप होंगी चीज़ें, जो लोग प्रॉपर्टी रिलेटेड काम कर रहे होते हैं, या किसी भी तरह से जिसको हम कहते हैं सडन गेन्स, प्रॉपर्टी हो, आप स्टॉक का काम करते हो, कुछ भी इस तरह का काम करते हैं ना, अक्सर लोग क्रिप्टो करेंसी का काम करते हैं, वो इस टाइप की चीज़ों में इनको इस वक्त गेन्स आएंगे, सडन गेन्स। इनके वीनस से रिलेटेड इनके मामला बड़े अच्छे, बहुत अच्छा इनके लिए वक्त है। और जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, इट्स अ गुड टाइम, हाई टाइम, बहुत अच्छा है। अच्छा जी, हम थोड़ा सा अब बात करेंगे लियोस के हवाले से। आप लोगों के लिए भी बेहतर टाइम है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों की जो फैमिली होती है ना, फैमिली, बहन भाई, घर वाले, उनके हवाले से हो सकता है आपको थोड़ी सी ट्रबल आए,
और ट्रबल भी इस तरह की जो कि आनन फानन चेंजेस को लेकर आती है, जिसमें आप लोग के डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं। अगर आप लोग की कोई ऐसे मामला जायदाद के होते हैं या कोई इस टाइप के, वहाँ पे हो सकता है आप लोगों को एकदम से कोई हो कि अच्छा जी फैसले लिए जाए, बड़े बड़े फैसले। अगर आप घर के खुद सरबराह हैं, आप बड़े हैं, तो वहाँ पे हो सकता है आपको डिस्ट्रीब्यूशंस लेकर आए। बट जो इसी तरीके से घर का सरबराह, मुल्क का सरबराह, बड़े जो सरबराह होते हैं, आप सीईओज हो अपने कंपनी के, जो भी हो, यहाँ पे आपसे कोई गलत फैसले भी, डिसीजंस, क्योंकि आप किससे मशवरा लेते हैं ये उस पर बहुत डिपेंड करता है। मशवरा देने वाला कौन है, उस तरह से अगर आप मशवरा गलत ले रहे हैं, देन आप कहते हैं अरूज भी है और जवाल। बिल्कुल सही, दोनों ही चीज़ें हैं। सो कंसीडर कीजिए आप किससे मशवरे ले रहे हैं, बी केयरफुल, आप किससे पूछ रहे हैं। ये वक्त आपको दोनों तरह से डिस्टर्ब कर सकता है, अच्छा खासा डिस्टर्ब कर सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, सेम गोज फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल। आप किस क्लास में पढ़े, क्या करें, किससे ये कहते हैं ना इल्म हासिल करें, आपका टीचर कौन है, आपका गुरु कौन है, टीचर कौन, तो बी केयरफुल। बाकी अच्छा टाइम है अगर आपको ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग से रिलेटेड अगर आपको शिफ्ट लेते हैं, अपनी जगह की तब्दीली करते हैं, तो वो भी अच्छा है। शिफ्ट लीजिए, यहाँ पे शिफ्टिंग आएगी, घर का चेंज आता है, तो वो भी अच्छा है। अब हम वर्गोस पे आएंगे। सही। अब वर्गोस आप लोगों के मुझे लिए ऐसे देखती हैं भाई, मैं ऑर्डर भूल जाती हूँ, सॉरी। मैं आपको सच कह रही हूँ, अभी मुझे टाइम पढ़ाती हुए तुम्हें प्लीज, लेकिन ये मुझे पता है कि 6th है स्टार। हाँ जी, अच्छा जी, वर्गोस आप लोगों के लिए अच्छा वक्त है, बल्कि बहुत बेहतर वक्त है। वर्गोस आप लोगों के लिए ना एक शिफ्ट जिसका मेजर चेंज आ सकता है। इस हफ्ते में अगर थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं तो बेहतर है। और काइंड ऑफ यूँ समझ लीजिए कि अगर आप लोग कोई घर का शिफ्ट लेते हैं, कोई नई चीज़ लेते हैं, उनके एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा आप लोगों के रह सकते हैं। वो अगर आप खुद पे भी स्पेंड करते हैं तो उसमें भी आप खुशी महसूस करेंगे, घर वालों पे करते हैं तो उससे भी खुशी महसूस करेंगे। बट लॉट्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स, फुल ऑफ एक्सपेंडिचर्स, हद से ज़्यादा रहेगा। और वो आप लोग जैसा मैंने कहा कि अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक गाड़ी का चेंज, घर का चेंज, सेल फोन का चेंज, हर तरह का चेंज, अपनी पर्सनालिटी को चेंज करना, वार्डरोब का चेंज, किसी भी तरह का चेंज हो सकता है। और फिर अगर आप रिलेशनशिप में हैं, अगर आप शादी करना चाहते हैं, मंगनी करना चाहते हैं, ज़रूर कीजिए, मगर प्लीज़ काइंडली कंपैटिबिलिटी, एक ही वक्त पे दो लोगों के बर्थ चार्ट्स बनते हैं। और इसी तरह से अगर आप लोग कोई बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, वीज़ा है, कुछ भी है, पेपर वर्क यहाँ पे दुश्वारी देगा, जो कि डिलेज को लेकर आता है। काइंडली चेक कीजिए, पूछिए, या फिर अगर उसमें कोई दुश्वारी आती है, हर एक का वैसे तो पर्सनल बर्थ चार्ट वेरी करता है, लेकिन ये वक्त थोड़ा सा चेंज या डिलेज को लेकर आता है। अदरवाइज इट्स अ गुड टाइम। और नई जॉब या कोई नया काम शुरू करना है, उसके लिए ये वक्त बहुत बेहतर होता है। सो उस चीज़ में अगर आप कोई लेकर आना चाहते हैं, इट्स अ गुड टाइम। बिल्कुल सही। अच्छा जी, अब हमारा जो 7th है स्टार, उसकी तरफ भी बढ़ेंगे। और जिस तरह हमने बताया, अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम आने वाले साल का एक ओवरऑल सादिया आपको रिव्यू दे देंगे इंशाल्लाह ताला। जी सादिया। अच्छा जी, उसके बाद हम आ चलते हैं लिब्रास की तरफ। लिब्रास आप लोगों के लिए बिल्कुल अच्छा टाइम है, बेहतर है। लेकिन अगर आप लोग कोई भी इस वक्त नई चीज़ शुरू करते हैं, कोई भी नए काम शुरू करते हैं, उसमें हो सकता है आपको वक्ती तौर पे थोड़ा सा डिले आए, मगर आप अगर हिम्मत, क्योंकि आप एक्स्ट्रा एफर्ट मांगता है ये वक्त। फॉर एग्जांपल आप कोई भी काम करने लगते हैं तो 40% आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मिलेगी, फिर जाके आप किसी काम को अकम्पलिश कर पाएंगे। बाकी डिवीजन्स इन द फैमिली आ सकते हैं, गुड टाइम है। ये हफ्ता आपको बेहतरी भी देगा, अपने अंदर ना एक फुर्ती आती है, यू फील यंग, अपने जो भी एज फैक्टर, जो भी एज, डजंट मैटर, बट यू फील यंग। अच्छा वक्त है, यस यू कैन डू दैट। और अच्छी बेहतरी भी आ सकती है शादी के लिए या रिश्तों में जाने के लिए। कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, इतना ट्राई करते हैं, ट्राई ना करें इस टाइम। ठीक है, बेहतर है थोड़ा सा रेस्ट कर लें इस टाइम पे, या बेहतर है थोड़ा सा हौसला कर लें, हौसला कर लें, बेहतर है। कुछ अरसे के बाद एफर्ट करें तो ज़्यादा बेहतर आएगा, क्योंकि जो उनके लिए जनवरी काइंड या ये वक्त, जिस हम आगे बात करेंगे तो इंशाल्लाह बताऊंगी। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं स्कॉर्पियोज। बहुत डाटा वक्त चल रहा है इनके ऊपर, ख़ास तौर पर इनके जो रिश्ते, शादियाँ, मंगनियाँ, अगर गुस्सा करेंगे तो अगला बंदा ठंडा हो जाए तो बेहतर है। इनके तो इस वक्त जज्बात जो है ना वो बहुत आउट ऑफ कंट्रोल होंगे। और किसी भी एग्रीमेंट्स का, चीज़ों का टूटना, दोबारा से बनना, या लाइफ से किसी का जाना दोबारा ना, ये ना इस वक्त एक जंप इधर और एक जंप इधर, इस टाइप की कुछ सिचुएशन में, वो कहते हैं जंपिंग लाइक अ मंकी, वो कुछ इस टाइप की सिचुएशन में चल रहे होंगे। बट
इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अपने आप को बेहतर करने की कोशिश हर चीज़ में आगे, क्योंकि इस वक्त इनकी कहते हैं ना प्लैनेट्स की पोजीशन ही कुछ ऐसी है। अदरवाइज इट्स अ गुड टाइम, हाई टाइम, बेहतर है कि अपने लिए जितनी एफर्ट कर सकते हैं ज़रूर करें। थिंग्स आर गेटिंग बेटर इन देयर लाइफ, और वर्क वाइज चीज़ें अच्छी हैं। Okay, रिलेशनशिप में जितनी इनको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ी है, वर्क में उतनी ही चीज़ें अच्छी चलिए, शुक्र है। इमोशंस में थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल, हर चीज़ में इनको लगेगा कि आई एम, कहते हैं मी माई सेल्फ वाली सिचुएशन आई हुई है। एनी हाउ बाकी सब मामलात बेहतर हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी सजिटेरियस। ठीक है। सजिटेरियस आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, गुड टाइम। लेकिन जिन लोगों को आईसाइट प्रॉब्लम है, एलर्जीज रहती हैं, या कोई पुरानी बीमारी का वापस आना, उनको थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है। ये वक्त ट्रिगर करता है, कोई भी पुरानी बीमारी ट्रिगर करती है, वहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखें। अदरवाइज थिंग्स आर बेटर। या कोई खुदा ना खास्ता जिसको कहते हैं वूंड, कट, सर्जरी, या कोई डॉक्टर्स कहते हैं कि यार आपको ट्रीटमेंट, लंबा ट्रीटमेंट जाता है, वहाँ पे थोड़ा सा एहतियात करें। अदरवाइज वेरी गुड टाइम, हैप्पी लकी गो। इस वक्त तो है, मैं बड़े अरसे के बाद हुए, इनकी जान भी छुट्टी है। 60-70 वाला एक टाइम होता है, उससे भी ये बाहर ठीक निकले। है। एनी हाउ इट्स अ वेरी गुड टाइम। उसके बाद आ जाते हैं कैप्रिकॉन्स। ठीक है। कैप्रिकॉन्स एक्सीलेंट टाइम, वेरी नाइस टाइम। खर्चे दूसरों के करा रहे, खुद खुश है। ये मेरी तरफ है जी, मेरा है स्टार कैप्रिकॉर्न, समझ जाए। एनी हाउ जी, वेरी गुड टाइम, नो डाउट। और इस वक्त में तो बहुत अच्छे प्लैनेट्स हैं, यानी कि वीनस भी है, मरकरी भी, सैटर्न में। प्लैनेट्स की बात थोड़ी सी करती हूँ, मुझे आदत भी है। एनी हाउ जी, वेरी गुड टाइम, नाइस टाइम। रिलेशनशिप अच्छा है, मामलात अच्छे चल रहे हैं। और जो लोग सिंगल हैं, रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, शादी मंगनी, उसके लिए भी अच्छा, क्योंकि ये वक्त होते हैं जो प्लैनेटरी वाइज बिल्कुल बताए ठीक है। जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद मेरी इल्तिजा होती है, प्लीज़ काइंडली किसी भी नए रिश्ते में जाने से पहले, जब तक आपको दूसरे के डेट ऑफ बर्थ ना पता हो, आप दो लोगों के दरमियान, इसको हम कहते हैं मैच रिलेटेड टू बर्थ चार्ट, बिल्कुल ठीक ना है। आप बनवाएं, तो फिर मेरी तरफ से तो जी जवाब है। क्योंकि आप जब तक कंपैटिबिलिटीज नहीं चेक कराते, ऊपर से बज़ाहिर आपको इसका जितना मर्जी अच्छा नजर आ रहा हो, यू नेवर नो हाउ इज द अदर पर्सन। सही। एनी हाउ जी, इट्स अ गुड टाइम, रिलेशन में अच्छा है। हाँ, अगर आप थोड़ा सा आप कोई नई चीज़, क्योंकि अगले कुछ टाइम पे आपको लगेगा कि वट एवर यू आर डूइंग इट इज़ नॉट इनफ, मुझे कुछ और करना चाहिए, क्योंकि ये पैशन लेकर आता है ये वक्त थोड़ा सा, तो वो आप करें, ज़रूर करें। जितनी जद्दोजहद करेंगे, एफर्ट करेंगे, उतना मिलेगा भी। एक्वेरियस जो कि हमारा सेकंड लास्ट ज़ोडिक साइन है, वेरी गुड टाइम। काफ़ी अरसे के बाद सुकून भी मिला हुआ है, चीज़ें बेहतर भी हैं। और अगर आप इन लोगों को एक बात कह दूं कि अगर इन लोगों का कोई लिटिगेशन, अदालती कोई मामला है, तो वहाँ पे मिशन अकम्पलिश, यानी कि बहुत रुकी हुई चीज़ भी आखिरकार मिल जाएगी। इतना अच्छा टाइम एक्वेरियंस के ऊपर इस वक्त चल रहा है। लेकिन एक्सपेंडिचर बहुत होंगे, क्योंकि वीनस 12 घर में है, मरकरी है, सैटर्न है, लॉट्स ऑफ एक्सपेंडिचर। अभी ये चलेगा सिलसिला, तो अभी ये कुछ 3rd 4th ऑफ जनवरी तक कंटिन्यूस है ये सिलसिला। एनी हाउ जी, उसके बाद लास्ट ज़ोडिक साइन पाइसेस है। पाइसेस आप लोगों के लिए अच्छा वक्त है, बेहतर वक्त है, और टू गेन नॉलेज, कुछ नया सीखना, किसी भी चीज़ में जाना, और हर चीज़ में घुसेंगे, इधर भी चले जाओ, उधर भी चले जाओ, इस टाइप की चीज़ है। बाकी बेहतर वक्त है, शादी हो, मंगनी हो, रिलेशंस हो, किसी भी चीज़ में हो, वहाँ पे इनको ना हर वक्त होगा कि यू डू वांट टू डू समथिंग फॉर एनीवन, सही, और उस चीज़ में बेहतर है। बाकी एक्सीलेंट टाइम, बेहतर टाइम, और अल्लाह ताला खैरियत के साथ जी 2021 जो हम अपने अख्ताम पे जा रहे हैं, बिल्कुल जाएं, और 2022 में जो हम एंटर हो रहे हैं, इसको कहते हैं हम उसको खुशामदीद बेशक, करें, बिल्कुल। उससे भी हम खैरियत के करेंगे। साथ। थैंक यू सो मच। और सादिया के लिए क्लैपिंग मैं बजाऊंगी जी। 6 सितारे पे हम जो है यूजुअली एक ब्रेक लेते हैं, तो मैंने कहा कि आज चलो ब्रेक नहीं लेते, बट अगेन थैंक यू सो मच। जिस तसलसल के साथ, मैं उस तसलसल को नहीं तोड़ना चाहती हूँ, और आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और ख़वातीन नौज़ात, आज की दिन की मुनासबत से कायदे आज़म डे है, आज 25 दिसंबर है। सो अमीर शौकत अली साहब को हम जहमत देंगे, यूं दी हमें आज़ादी कि दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। Thank you. अमीर शौकत अली साहब की आवाज़ में। यूं दी हमें आजादी के दुनिया हुई हैरान, यूं दी हमें आजादी के दुनिया हुई हैरान, है कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान, यूं दी हमें आजादी के दुनिया हुई हैरान, है कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान, तेरा एहसान है
तेरा एहसान, तेरा एहसान है, तेरा एहसान। हर समत मुसलमानों पे छाई थी तबाही, मुल्क अपना था और गैरों के हाथों में थी शाही। ऐसे में उठा दीन मोहम्मद का सिपाही, और नाराए तकबीर से दी तूने गवाही। इस्लाम का झंडा लिए आया सरे मैदान, ऐ कायदे आज़म तेरा एहसान है, एहसान तेरा एहसान है, तेरा एहसान, तेरा एहसान है, तेरा एहसान। देखा जो था इकबाल ने एक ख्वाब सुहाना, उस ख्वाब को एक रोज हकीकत है बनाना। देखा 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 जो था इकबाल ने एक ख्वाब सुहाना, उस ख्वाब को एक रोज हकीकत है बनाना। ये सोचा जो तूने हंसा तुझ पर ये जमाना, हर हाल में चाहा तुझे दुश्मन ने हराना। मारा वो तूने दाव के दुश्मन भी गए मान, ऐ कायदे आज़म तेरा एहसान है, एहसान तेरा एहसान है, तेरा एहसान, तेरा एहसान है, तेरा एहसान। लड़ने को दुश्मनों से अजब ढंग निकाला, लड़ने को दुश्मनों से अजब ढंग निकाला। ना तोप ना बंदूक ना तलवार ना भाला, सच्चाई के अनमोल असूलों को संभाला। बिनहा तेरे पैगाम थे जादू था निराला, ईमान वाले चल पड़े सुन कर तेरा पैगाम। ऐ कायदे आज़म तेरा एहसान है, एहसान तेरा एहसान है, तेरा एहसान, तेरा एहसान है, तेरा एहसान, तेरा एहसान है, तेरा एहसान। वीकेंड को रंगीन बनाने, कुछ सुनने और सुनाने, कुछ खाने और गाने ला रहा है PTV होम। वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम। जी खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन ख़वातीन और हज़रात। एंड यस इंशाल्लाह कुछ ही देर में आपके नाम भी शामिल किए जाएंगे। वीकेंड एट होम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। और वक्त हुआ है डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा के सेगमेंट का, और हम उनको वेलकम करेंगे। और प्रोग्राम में ब्रेक पे जाने से पहले अमीर शौकत अली साहब की आवाज़ में खूबसूरत सा हमने मिली नगमा, कौमी तराना तो नहीं, मिली नगमा कहेंगे, ऐसा ही है अमीर जी, ऐसी ही। थैंक यू सो मच। लाइव परफॉर्मेंस फिर अभी ज़ाहिरी बात है शौकत अली साहब के आप साहबजादे हैं, उन्हीं का ही है सारा कुछ, बिल्कुल ये ऐसा ही सारा है। कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फरजीन। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक। देखो जरा मैं फंबलिंग शो बिल्कुल ठीक। बस आप, मेरा असर ही आप पे इतना वो होता है ना उस तरह का। मैं अब अगली क्या बार फौरन मैं अगली बात ये कहती इतनी खूबसूरत और हसीन लग रही हैं कि फिर मैं खो गई ना, मैं वाकई खो गई। थैंक यू। वापस आ जाएं प्लीज। मैं आ रही हूँ तो जी, प्रोग्राम करने 2 सेकंड लगेंगे। शुक्रिया आपका, आप भी बहुत हसीन लगती हैं। आप हर प्रोग्राम में हसीन लगती है, जिससे मेरे अंदर जज्बा जागा कि हम क्यों ना, मैं भी कोई कोशिश करूँ। नहीं, होनी चाहिए ना तारीफ हाँ। इज अ पॉजिटिव जेस्चर। हाँ। अब जिस तरह शेफ अनम मौजूद हैं, शेफ अनम ने कभी मेरी तारीफ नहीं की, क्या हुआ अनम? लेकिन अनम
लेकिन अनम बहुत प्यारी है, क्यों अनम ऐसा ही है? नहीं नहीं, आप भी बहुत प्यारी हैं और मैं हमेशा आपकी तारीफ अरे करती हूँ। मजाक कर रही हूँ भाई, क्या हो गया? अनम को तो पिछले इतने सालों से हम जानते हैं। अच्छा अनम, पूछा ही नहीं आज तो हमने ऑफ एयर पूछा, बताइएगा बन क्या रहा है आज? जी, आज हम ज़रा चाइनीज़ कुजीन को टच अप ऑन करें तो आज हमने बनाया है गार्लिक फ्राइड राइस बनाया है, साथ में ड्रैगन चिकन बनाया है। ठीक है। और जो डिज़र्ट है उसमें आज हमने क्रीमी कॉकटेल फ्रूट के साथ डिज़र्ट बनाया है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है ये नाम आपने खुद ही बनाया है, सारी चीजें मिक्स करके, ऐसा ही है? वो क्रीमी था ना तो मैंने कहा चलो रख देते हैं नाम देखिए, नाम खाना मज़ेदार होना चाहिए। देखा, पकड़ लिया। ये होना चाहिए। अच्छा माने, इतना तो मुझे भी कुकिंग, अच्छा हमारे घर में भी ऐसा ही होता है ना, कोई डिश हो ना तो ये होता है भाई, क्यों नहीं? आपकी अपनी इन्वेंशन, इनोवेशंस भी तो होती हैं, दैट्स अ गुड थिंग। अच्छा रेसिपी की तरफ भी इंशाल्लाह बढ़ेंगे, लेकिन आज का जो टॉपिक है उसके बारे में बताते चले। एवरीबडी कैन रिलेट विद इट। ख़वातीन-ओ-ज़ात, कौन खूबसूरत नहीं लगना चाहता? आप लगना चाहते हैं, मैं भी, हर कोई, चाहे हम मर्द की बात करें, औरत की बात करें, बच्चे बच्चियों की बात करें, एवरीबडी वांट्स टू लुक ब्यूटीफुल। और खूबसूरती का जो पहली निशानी होती है डॉक्टर साहिबा, वो ग्लोइंग स्किन है। बिल्कुल। और ग्लोइंग स्किन, आपकी स्किन अच्छी होगी। अच्छा, और मैं ग्लोइंग स्किन में डॉक्टर साहिबा ये ऐड करूंगी अमीर, कि सिर्फ मुंह की स्किन नहीं, आपके हाथ पैर, ये तीनों चीज़ें बड़ी, गर्दन, ये चारों चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं कि आपकी स्किन हाइड्रेटेड फील करे। सो ट्रू, सो ट्रू। और अमूमन देखा जाता है कि स्किन ही डिहाइड्रेटेड होती है, लेकिन उससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं स्टार्ट करूं अपना, आई वुड लाइक टू विश एवरीवन, आज क्रिसमस है और हमारे मसीही बरादरान की, सो उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद इस दिन की। और हमारे कायदे आज़म की बर्थडे है, सो इट्स अ ग्रेट डे फॉर अस कि हमारे फादर ऑफ द नेशन जो है उनकी हैप्पी बर्थडे कायदे आज़म। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। कायदे आज़म डे की तो खुशी ऐसी है कि जी वो तो ऐसे ही। और फिर अमीर मौजूद है हमारे साथ। हाँ, उन्होंने इतना अच्छा गाना गाया है। और अभी इस सेगमेंट में भी इंशाल्लाह हम इनसे हम perform- सुनेंगे, बिल्कुल, मैंने नहीं ऐसे जाने देंगे, है ना? ऐसा ही। तो जब हम स्किन के ऊपर आते हैं ना, सुंदर बात ये है कि स्किन जो होती है ना वो आपका कैनवस होती है। ठीक है। उसके पीछे आपकी हेल्थ नजर आती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हेल्दी और फिट रहें ताकि आपकी स्किन वो झलका सके कि आपके अंदर की फिटनेस क्या है। लॉट ऑफ पीपल हैव डल स्किन्स, इसलिए कि उनके अंदर की सेहत सही नहीं होती। सो आपने सबसे पहले तो अपनी डाइट की करेक्शन करनी है। जब हम ग्लोइंग स्किन की बात करते हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा बादशाह जो है वो पानी है। बिल्कुल। और गर्म आजकल चूंकि ठंड है तो आप ल्यूकवार्म कोसा पानी इस्तेमाल करें, उसके अंदर एप्पल साइडर विनेगर डाल लें, थोड़े से 2 कतरे लेमन डाल लें, उसके अंदर आप इतनी चीज़ें डाल सकते हैं जो कि आपकी स्किन को बेहतर कर सकें। विटामिन सी आपने देखा होगा आजकल, हाइलोरोनिक एसिड, विटामिन सी, रेटिनोइक एसिड, सबकी serums बातें मिल हो रही रहे हैं, सिरम्स मिल रहे हैं। तो विटामिन सी अगर हमें खुदा की कुदरत की तरफ से मिले तो हम क्यों ना उसको यूज़ करें। बिल्कुल। इसीलिए आजकल संतरे का जूस, मौसमी, अगर आपको खट्टा लगता है मौसमी का जूस, मीठा, ABC जूस विच इज़ एप्पल और बीटरूट और जो है कैरेट, वो मिला के आप पिए। बीटा कैरोटीन है उसके अंदर क्या कुछ खुदा की जो नेमतें हैं ना, वो पैकेट हाउस ऑफ एनर्जी हैं। ना सिर्फ आपकी एनर्जी आएगी बल्कि वो आपकी स्किन, वो कहते हैं ना हुस्न ऐसा जो कि स्किन पे झलके। बिल्कुल ऐसा ही। और विटामिन सी के तो फवाइद इतने सारे, इम्यूनिटी बूस्टर है, आपको बहुत सारी बीमारियों से, और ब्लीचर है, स्किन ब्लीचिंग होती है विटामिन सी से। सो अगर आप नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ और नेचुरल चीज़ों के साथ कर सकें, लेमन, संतरों का जूस, कैरेट्स, आयरन की कमी का शिकार होते हैं ख़वातीन और मर्द हजरात, जिनकी वजह से स्किन डल और थोड़ी सी ब्राउनिश नज़र आती है, तो इसलिए बीटरूट का इस्तेमाल करें। आजकल तो इतनी अच्छी फल फ्रेश किस्म के आए हुए हैं, टोमेटो जूस इस्तेमाल करें, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स में बेहतरीन, यही सारी चीजें जो हम इस्तेमाल करें ये हम मुंह पे भी लगा सकते हैं। अच्छा, क्या मजे की बात है। अच्छा, ये जो मुंह पे लगाने की बात है, अक्सर मैंने खवातीन को देखा है कि छिलकों को पीस रही होती हैं, जैसे माल्टे का, संतरे के छिलके धूप में रखते हैं। आजकल तो भी धूप लाहौर में तो कम हुई भी ऑब्वियसली, लेकिन रखते हैं, उसके फिर सूखने का इंतजार करते हैं। व्हाट इज दैट डॉक्टर? देखिए, दैट्स विटामिन सी, अ लॉट ऑफ विटामिन सी एंड बीटा कैरोटीन। इवन टमेटोज का भी मास्क बनता है। टमेटोज को आप अच्छी तरह मैच कर लें इन संतरे के, उनके साथ वो स्क्रब बन जाता है। तो आप उसके बाद अपना मेकअप उतार, देखिए सबसे पहली चीज़ पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। जो मेजर चीज़ें खाने पीने की जो मैंने अभी बताई हैं, फल और वेजिटेबल्स, उनका इस्तेमाल करें। आजकल शादियाँ हैं तो प्लीज़ एक आधी बोटी खा लें, बोटियाँ उनके दुश्मन ना हो जाए। जितना गोश्त खाएंगे ना उतना आपकी स्किन खराब होगी, एसिडिटी होगी। ये मुमकिन नहीं है। हम मुमकिन नहीं, एक गाना गाएं हमारे लिए आप, एक गाना इस पे बनाएं। मुमकिन नहीं बोटियों के बगैर मुमकिन नहीं है, मुमकिन आई लव दिस।
बोटियों के बिना जिंदगी नहीं होता। देखिए जी मैं जज्बाती हो जाती हम हूँ। पाकिस्तानी हैं, हम नहीं रह सकते नहीं हमने खाना होता है। खाने के बिना। यानी शादी पे जाने का क्या फायदा कि खाना ना रज के खाएं। हाँ सही बात है, लेकिन मजे की बात यह सुंदर कि अगर कोई थोड़ा सा कोड क्रैक करे ना तो भूख सिर्फ 1-2 बोटियों की होती है। ऐसा ही वो जो है। पहाड़ होता है ना वो बाद में जाके सिर्फ उसके बाद अपने दिमाग को ही सेटिस्फाई करता है। और देखें जाया भी खाना होता है, तो इसलिए ऑन अ सीरियस नोट चलिए तो लाइटर नोट पे बात की तो जरूर हाँ। उतना डालें, आप खाएं जितना खाने। हम खाने से तो बिल्कुल खुदारा नहीं रोक रहे, लेकिन कम कम करके डालें ताकि जितना खा सके, फिर अगर बच उतना जाए बेहतर तो है। गलत बात है। अच्छा, ये जब तो हम डाइट की बात करते हैं फॉर स्किन, तो अगर हम पीछे चले जाए ना, हमें आबाओ अजदाद या जो हमारे गांव में चीज़ें यूज़ होती हैं, लस्सी, दूध का इस्तेमाल, दही का इस्तेमाल, लोग दही के मास्क बना के मुंह पे लगाते हैं। दही का एक बड़ा अच्छा मास्क बनता है, दही के अंदर आप थोड़ा सा लेमन डालें, थोड़ा सा एलोवेरा डालें, उसको आप घोल लें और उसको आप लगाएं, 15 मिनट मुंह पे रखें, देन यू जस्ट टेक दिस ऑफ। आई फील के क्रीम्स यस मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बट क्रीम से पहले आप अपने घर में ही ऐसी चीजें ढूंढ सकते हैं जो कि आपको मदद दे सकती हैं। सुलेमानी मिट्टी का एक मास्क, बिल्कुल इट इज सो गुड एंड हाइड्रेटिंग कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो इस तरह से पानी का इस्तेमाल, चाय कॉफी कम इस्तेमाल, फिजी ड्रिंक्स का कम इस्तेमाल, डिब्बे में जो बंद चीजें आती हैं उनको खाना कम करें और नेचर से करीब हो जाएं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना? और ये आपने जो घर में कहा कि घर में जितना हो सके, फिर ये भी होता है कि आप घर में जब खुद बनाते हैं तो वैसे भी बजटिंग भी आपकी अच्छी हो जाती है और वो ज़्यादा प्योर होता है। फिर अल्लाह ताला ने इतनी सारी नेमतों से हमें नवाजा है, उसके इतने फ़वाइद हैं, आप बैठे गिनने तो आप हैरान हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब नाउ मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया जोजोबा ऑयल ना। जोजोबा ऑयल व्हेन आई स्टार्टेड सर्चिंग अबाउट इट डज वंडर्स एंड मिरेकल्स। अभी सर्दियों में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि स्किन मेरी हाथ की, मुंह की इट्स हाइड्रेटेड हो जाती है ना, हो हाँ, जाती है, dry हो dry। जाती है, अच्छा, patchy। एक तो मैं पानी जो है वो कर रही हूँ ग्रीन टी की सूरत में इस्तेमाल है। मैं ठंडा पानी मैंने छोड़ दिया, मैं पीती थी ठंडा पानी, मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बता रही हूँ, इट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग मी आउट। लेकिन जोजोबा ऑयल की जब हम बात करते हैं उसके हेल्प बताइएगा सर्दियों में कैसे कर सकते हैं। देखिए, जोजोबा ऑयल हो या कोकोनट ऑयल हो, ये ऑयल्स जो हैं दे मेंटेन द पीएच ऑफ योर स्किन इस तरह से कि जब आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है विंटर्स में या पैची हो जाती है तो ऑब्वियसली उसके अंदर से वाटर और अच्छे कंटेंट्स निकल जाते हैं। सो जोजोबा ऑयल इज़ अ वेरी गुड ऑयल जो कि आपकी स्किन को नरिश कर सकता है। विटामिन ई है, आपकी स्किन को नीचे से कोलेजन की भी प्रोडक्शन शुरू करेगा। कोलेजन क्या होता है आपकी स्किन के ना, मैं आपको बता दूं, एक ऊपर का लेयर है, एक नीचे, और उसके नीचे कोलेजन का यूं मैश वर्क है। वो कोलेजन जब अपनी इलास्टिसिटी लूज करता है तो स्किन सैग कर जाती है, प्रेमेच्योर रिंकल्स आ जाते हैं। उस मैश वर्क को मजबूत करने के लिए ऑयल्स की मसाज बहुत ज़रूरी है। ओके। अब ऑयल्स की मसाज कैसे करते हैं? वो ये नहीं कि ऑयल पकड़ के जी पीपा लेके तो वो लगा दिया मुंह के ऊपर। बिल्कुल ऐसा ही। उसका ये तरीका होता है कि उसके अंदर थोड़ा सा आप गर्म पानी डालते हैं, अपनी इस तरह करके उसको मलते हैं ताकि वो एक सस्पेंशन टाइप चीज़ बन जाए, एंड देन यू अप्लाई इट ऑन योर फेस, और इन उंगलियों से, रिंग फिंगर्स से, क्योंकि जो हमारी ये और ये फिंगर्स है ना, इनके अंदर बहुत ताकत होती है, तो ये स्किन को खींचती हैं। बिल्कुल ऐसा ही। इससे कम प्रेशर होता है। इन अपवर्ड मूवमेंट ये भी बताइए। ऑलवेज अपवर्ड मूवमेंट अराउंड द आईज ताकि लिम्फेटिक ड्रेनेज भी बढ़े। तो ये आज के लिए नहीं करना, ये रेगुलर आप अपनी हैबिट बनाएं, प्री बेड टाइम और सुबह उठते ही। मेकअप रिमूव करें, मेकअप अच्छी क्वालिटी का यूज करें। समहाउ माजरत के साथ लो क्वालिटी मेकअप्स ऑलवेज डिस्ट्रॉय योर स्किन। जब बाहर जाएं तो ग्लोइंग अगर आपको चाहिए, आपकी स्किन आपकी ग्लो करे, तो आपने SPF फैक्टर अच्छी वाले सनस्क्रीन लगा के जाना है, क्योंकि आजकल धूप में हैं ऐसी चीज़ें जो कि आपकी स्किन के लिए, धूप में आप जाएं बैठे लेकिन सनस्क्रीन मुंह पे लगा के। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तो सही। ये बहुत नेसेसरी है कि विटामिन D वगैरह पूरा हो। इसके अलावा बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं। अब जब बहुत सारे लोग आए, उन्होंने कहा जी कोई छेती दा नुस्खा दसो डॉक्टर साहब है तो खान दे विच ते हफ्ता लग जाएगा, सौखा जा एग्जैक्टली। तो सौखा जा ये है कि अब बहुत सारे हमारे क्लिनिक पे भी हो रहे हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं। हाइड्रा फेशियल है, बिल्कुल सही। कार्बन फेशियल है, उसके अलावा कार्बन लेज़र है, उसके अलावा इतनी चीज़ें जो कि आपकी स्किन को उसके अंदर उनका वाटर कंटेंट जो लॉक कर देती हैं। लेकिन ये सुंदर बात ये है कि ये तो हो गई ऑन द स्पॉट हमने जो मरम्मत की है, इमरजेंसी मेजर्स। नीचे आपको अपनी हेल्थ का बिल्कुल खास ख्याल रखना है। सही। ठीक है। अभी जो मैंने आपको ABC जूस बताया है, एप्पल, बीटरूट और और कैरेट का। गाजर, अगर आपको डॉक्टर मना नहीं कर रहा तो आप रोज का ये बनाएं कि आप ये लेंगे। अच्छा, डॉक्टर किस सूरत में मना करेगा? यानी किस डॉक्टर कंडीशन? डायबिटीज की सूरत में मना करेगा, डॉक्टर्स किडनी प्रॉब्लम्स की सूरत में मना करेगा, मे बी कई लोगों को एसिडिटी होती है बीटरूट से, और कई लोगों को कंटेंट से होती है, तो वो देख लें।
सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि क्या सही। चीजें हम अच्छा, ABC जूस को जब हम उर्दू में उसका करते हैं तर्जुमा, तो यानी सेब, गाजर और बीट रूट को चुकंदर जी, उसका हम जूस। हाँ। और आजकल मिल भी बहुत रीजनेबल रहा है, घर में भी आप बना सकते हैं, घर में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और ठंडा लेना है किस तरीके नहीं, से? उसको आप नॉर्मल जो टेम्परेचर पे है, ठंडा तो ना ही लें, नॉर्मल टेम्परेचर पे जो बनता है, जिस पे बनाया है, ताज़ी सब्जी आई है, आप वो पी लें। और दूसरा ये कि हमारे सर्दी में भी बर्फ वाला पानी लोग पीते हैं, मैं इस वजह से नहीं, बता दैट्स रही हूँ। रॉन्ग, दैट्स रॉन्ग। हमने एक पहले भी प्रोग्राम में ये बात की थी कि आपने अपनी बॉडी को शॉक नहीं देना। आपकी बॉडी का स्टमक भी एक मसल है, उसमें जब आप बहुत गर्म बहुत ठंडा डालते हैं तो वो एकदम शॉक में आता है, और फिर आपका उसको वो आपकी बॉडी उसको एज ए शॉक काउंट करती है। बिल्कुल सही। रोज वाटर बहुत जरूरी है, जिसको कहते हैं ये अर्के गुलाब, इसको छिड़कते रहें अपने मुंह के ऊपर फॉर फ्रेशनेस। इवन व्हेन यू डू द मेकअप, उसके ऊपर लॉक करने के लिए जरूर अपने मुंह पे जो अर्के गुलाब है उसको आप करते रहें। आपको पता है कि मलका नूरजहां जो होती थी, मुगलई मलका वो बड़ा यूज करती थी ये वाला यूज। मैं खो गई ना, मैं हिस्ट्री में चली गई, ये बड़ी अच्छी इन्होंने। आज दूसरी दफा खोई है मेरे चक्कर में। अल्लाह आपको खैर करे, तीसरी दफा मैं किसी पुल पे ना पाई जाए, लेके आ रहे हो लोग। नहीं, वो मेरी ग्रीन टी ठंडी हो गई ना, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कैसे कहूँ कि जी ग्रीन टी, अभी क्या करें जी, ये लाइव प्रोग्रामिंग है, ज़रूरी होता है। नहीं, लेकिन ऑन सीरियस नोट, डॉक्टर साहिबा ने जिस तरह का खवातीन, आई डू दैट। अर्के गुलाब की एक तो खुशबू इज सो रिफ्रेशिंग। अर्के गुलाब को आप मेकअप उतारने के बाद भी व्हाट आई डू इज कि उसका स्प्रे आप लेके मुंह के ऊपर छिड़क दें और उसको खुद ड्राई हो लेने दें। वरना मेकअप को होल्ड करने के लिए आपने मेकअप किया, उसके बाद थोड़ा सा इतने करीब करके नहीं उसको छिड़का मुंह पे, वो आपको मेकअप को लॉक कर देगा। और वैसे लगेगा कि मेकअप आपकी स्किन का हिस्सा, उभरा स्किन पे मेकअप नहीं लगेगा। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, टिप आज के हवाले आज की टिप ये है जनाब कि आपने ना एक चीज बनानी है, रात को लगानी है, और उसके बाद मुझे नाजरीन ने बताना है कि एक हफ्ते बाद क्या रिजल्ट है। ओके, ठीक है। ऑयली स्किन वाले पेट्रोलियम जेली नहीं यूज करेंगे, ड्राई टू नॉर्मल स्किन वाले पेट्रोलियम जेली इसमें यूज करेंगे। पेट्रोलियम जेली ली, उसके अंदर आपने थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डाला, नारियल का तेल, उसके अंदर आपने डाला ये लेमन के 2-3 कतरे, और उसके अंदर विटामिन ई की एक कैप्सूल जो है उसको आपने फोड़ के डाल देना। ठीक है, यानी क्रश किया उसको? क्रश नहीं, वो कैप्सूल है। ओके, उसके अंदर पिन डालेंगे, द ऑयल कम्स आउट। समझ वो आ गया। करके ना यू जस्ट पुट इट हियर एंड यू सॉर्ट ऑफ मिक्स इट टुगेदर, और वो अपने मुंह पे लगा के सो जाना है, अच्छी मसाज करके। बिल्कुल और सही। हफ्ते बाद हमें नाजरीन बताएं कि हाउ डू दे फील। लेकिन उसमें चाय, कॉफी, स्मोकिंग वगैरह वो सारी चीजें ऑफ है। अच्छा, दोबारा से टोटका बताइएगा। पेट्रोलियम जेली, ठीक है, कोकोनट ऑयल, लेमन के 2 कतरे। अगर स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो फिर लेमन ना यूज करें, ठीक है। 2 कतरे कहे मैंने सिर्फ, ठीक है। नॉट द होल लेमन प्लीज, ऑलराइट, इट विल बर्न योर स्किन। और उसके अलावा विटामिन ई की एक कैप्सूल। बिल्कुल ये सारों का मुरक्कब बना के यू पुट इट ऑन योर फेस एंड यू गो टू स्लीप। बिल्कुल सही। और ये 5 दिन 6 दिन आप 6 दिन इस्तेमाल करें और उसके बाद हमें बताएं। चलें जी, उसके बाद हमसे आप रब्ता करें। 21 महमूद गजनवी रोड, लाहौर हमारा पोस्टल एड्रेस है। बिल्कुल। और उसके अलावा पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे भी आप वीकेंड एट होम पे जो कमेंट्स पोस्ट करके इनबॉक्स भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर फरजीन मलिक, थैंक यू, बहुत और शुक्रिया। अब वो गाना किधर है जो आप कह रही थी? कौन सा? किधर है गाना? वो रखा हुआ है साइड पे, ये रखा हुआ है साइड पे। ढूंढे। ओह, आप हैं, आइएगा। बहुत सारी क्लैप में अमीर शौकत अली। थैंक यू। मिल्लत का पासबा है मोहम्मद अली जिना, मिल्लत का पासबा है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना, मिल्लत है जिस्म जान है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना। मिल्लत हुई है जिंदा इसी की पुकार से, मिल्लत हुई है जिंदा उसी की पुकार से, तकदीर की अज़ा है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद
है ठीक जाके निशाने पे उसका तीर, लगता है ठीक जाके निशाने पे उसका तीर। ऐसी कड़ी कमां है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना, मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिना। ऐ कौम अपने कायदे आज़म की कदर कर, ऐ कौम अपने कायदे आज़म की कदर कर। इस्लाम का निशान है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना, मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना, मिल्लत है जिस्म जान है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना। वीकेंड को रंगीन बनाने, कुछ सुनने और सुनाने, कुछ खाने और गाने ला रहा है PTV होम। वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम। जी खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। खवातीन और हज़रात, वीकेंड एट होम में हम आपको वेलकम कहते हैं। जी आप लोगों के नाम शामिल करें। दिया राजपूत हैं, जीशान हैं, शोएब हैं, आमिर अब्बास हैं, मून अली हैं, नसीरुद्दीन हैं, अदनान अली हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को पसंद करने के लिए और प्रोग्राम के सेगमेंट्स को थैंक यू सो मच। जी खवातीन और हज़रात, आज का दिन पाकिस्तानियों के लिए बहैसियत एक पाकिस्तानी हमारे लिए बड़ी फ़ख्र का दिन है। आज कायदे आज़म डे है, फादर ऑफ द नेशन, बाबाए कौम। जब हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की बात करते हैं ख़वातीन और हज़रात, तो कायदे आज़म सिर्फ एक लीडर ही नहीं, हमारे फादर ऑफ द नेशन है। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जब शख्सियत पे बात होती है, हम पाकिस्तान की बात करें, इंटरनेशनली बात करें, तो एक ऐसी करिज़मेटिक पर्सनैलिटी कि पूरी दुनिया में कायदे आज़म को जिस तरीके से पाकिस्तान हासिल किया गया, दलाइल, कायदे आज़म की एक ऐसी शख्सियत, ऐसी पुरवकार शख्सियत के दलाइल के ज़रिए कायल किया लोगों को, और फिर ये मुल्क हमें, एक आज़ाद मुल्क हमें मिला। और हम एहसानमंद हैं कि पाकिस्तान जैसी नेमत, ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने कहा कि आज भी आप देखिए फ़लस्तीन में हमारे कश्मीरी बहन भाई और इवन पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ आज़ादी की तहरीक के हवाले से जद्दोजहद की जा रही है, वहाँ पे दलाइल कम और एहतजाज ज़्यादा, इसलिए क्योंकि आज़ादी एक ऐसी नेमत है कि उठते बैठते भी हम अपने रब और परवरदिगार का जितना शुक्र अदा करें वो कम होगा। सो ये एहसान है बाबाए कौम का हम पर, और आज की दिन की मुनासबत से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को याद करते हुए और वो जो तहरीक उन्होंने चलाई उसको याद करते हुए आज हम बात करेंगे, ज़िक्र करेंगे। जज्बाती हम हो जाते हैं, आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि जब उस तहरीक का ज़िक्र आता है तो किस किस तरीके से लोगों ने कुर्बानी दी कहना आसान है, लेकिन जिन जिन पे क्या क्या कुछ बीती, यकीन जाने बहुत मुश्किल लम्हात हैं। सो आज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की शख्सियत के हवाले से जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर महबूब हुसैन साहब। आपका ताल्लुक़ पंजाब यूनिवर्सिटी से है और आप हिस्ट्री और पाकिस्तान स्टडीज़ डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। इनके साथ तशरीफ़ रखती हैं प्रोफेसर डॉक्टर इरम खालिद साहिबा। आप पंजाब यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की चेयरपर्सन हैं। इनको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम
थैंक यू सो मच। और उनके साथ अमीर शौकत अली साहब तो हमारे साथ मौजूद ही हैं और अपने वालिद साहब की लेगेसी को, शौकत अली साहब की लेगेसी को आगे लेकर बढ़ रहे हैं और माशाल्लाह से हम जो मिली नगमे सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। सर, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जब हम बात करते हैं तो जिस तरह मैंने जिक्र किया सर, ही वाज, एंड देन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ही वाज नॉट ओनली अ लीडर, आई मीन ही वाज बियॉन्ड दैट। एक ऐसी शख्सियत के जिनको जब हम याद करते हैं, जिक्र करते हैं, तस्करा करते हैं तो हम कहते हैं बाबा ए कौम। और पूरी दुनिया में जितने नाकदीन हैं जिन्होंने उन पे किताबें भी लिखी, उन्होंने ये एक्नॉलेज किया कि ही हैड अ करिज्मेटिक पर्सनालिटी। जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं पूरी कौम को आज के दिन की मुबारकबाद दूंगा। बाबा कौम को ज़ाहिर है कि हम जितना भी ट्रिब्यूट पेश करें, उनकी खिदमत के इतराफ़ करें, वो हमारे लिए कर्ज़ भी है और हम पर फ़र्ज़ भी है। बाकी ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के जितने भी बायोग्राफर्स हैं, जिन लोगों ने भी उन पर काम किया, किताबें लिखी, वो सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि जिन्नाह एक ऐसा लीडर था जिसको ख़रीदा नहीं जा सकता था, जिसको डराया नहीं जा सकता था, जिसको धमकाया नहीं जा सकता था। और आपने क्रिज़मेटिक लीडरशिप की बात की तो हमारे एक प्रोफेसर डॉक्टर सिकंदर हयात साहब की किताब का टाइटल ही जिन्नाह एज़ ए क्रिज़मेटिक लीडर है। तो जिसमें उन्होंने उनकी अर्लीहुड लाइफ से लेकर और उनकी गवर्नरशिप तक की एक कंप्लीट लाइफ हिस्ट्री को कलमबंद किया है। और जिन्नाह की जितने भी उनकी ज़ात के पहलू थे, वो एक ज़ाहिर है कि मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी थी। वो एक अच्छे पॉलिटिकल लीडर तो थे ही, एक लॉयर्स भी थे, एक अच्छे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी थे, और इसी तरह एक बहुत अच्छे जिसे आपने कहा ना कि फादरली फिगर थे, कौम को वो लेकर चले। और आप देखें कि उनकी जो स्ट्रगल है, पॉलिटिकल स्ट्रगल 1906 से स्टार्ट होती है और 1947 तक, इसमें जितने भी माइलस्टोन आते हैं वो बड़ी ही एमिकेबली और एक मंझे हुए सियासतदान की तरह अपनी कौम को आगे लेकर बढ़े हैं। तो जैसे हम आगे चलेंगे उनके ज़िंदगी के मुख्तलिफ वाक़यात को हम यहाँ डिस्क्राइब करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। मैम, आपसे मैं ज़रूर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की शख्सियत के हवाले से ज़रूर बात करना चाहूँगी। तो वो जो दलाइल पेश करने का एक अंदाज़ था, बिकॉज ही वॉज अ लीडर एज़ वेल, और फिर जिस फैमिली से वो बिलोंग करते थे, फिर एक पूरी ग्रूमिंग थी कि लोग उनके सहर में गिरफ्तार ज़रूर हो जाया करते थे, सुनना चाहते थे और फिर अमल भी एक बड़े पुरअमन तरीके से। एंड देन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बीइंग अ स्टूडेंट आपने मुझे करेक्ट करना है जहाँ जहाँ इस्लाह की ज़रूरत हो। जी मैं सबसे पहले तो मैं भी कौम को आज मुबारकबाद देना चाहूँगी कि हम आज मिलकर ये दिन मना रहे हैं। तो और इतनी बड़ी शख्सियत, क्योंकि कायद-ए-आज़म जैसी शख्सियत जो है वो वाकई सदियों में पैदा होती है, और अब तो यूँ मालूम होता है कि शायद सदियाँ भी कम हैं उन जैसी शख्सियत के दोबारा से उस तरह का कोई शख्स जो है वो वजूद में आए। तो मैं बहुत क्लियर, जो आपने डॉक्टर साहब से भी बात की कि कायद-ए-आज़म में एक क्रिस्मा था, और क्रिस्मेटिक लीडर की बुनियादी खसूसियत ही ये होती है कि वो अपनी फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ, अपने नज़रिए से अपने लोगों को मुत्तहिद करता है। तो कायद-ए-आज़म बज़ाहिर वो इंग्लिश में बोलते थे, आम लोगों को समझ में नहीं आती थी कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन उनकी शख्सियत का खलूस, उनकी शख्सियत का करिश्मा और फिर उनकी दलाइल की खूबसूरती ये थी कि वो लोग जिन्हें बज़ाहिर उनकी ज़ुबान समझ में नहीं आती थी, उन्होंने भी उन्हें फ़ॉलो किया। फिर इसी तरीके से उनके दलाइल की क्या बात क्या कहिए कि जहाँ उन्होंने मुसलमानों के लिए रिप्रेजेंटेशन की डिमांड की, कॉन्स्टिट्यूशनल वे में स्ट्रगल की, क्योंकि जाहिर है कि जो उस वक़्त के हुक्मरान थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उनका ख्याल था कि शायद उनके पास जो दलाइल हैं वो किसी और के पास नहीं, लेकिन उन्हीं दलाइल के साथ कायद-ए-आज़म ने उनसे अपना मौक़िफ़ भी मनवाया और मुसलमानों के लिए अलहदा नुमाइंदगी का मुतालबा करते हुए बिलाखिर पाकिस्तान का वजूद जो सामने आया, ये उनकी दलाइल, उनके सच्चेपन और उनके इस्तदलाल की इससे बड़ी क्या दलील होगी कि कायद-ए-आज़म ने आर्गूमेंट के ज़रिए, कायद-ए-आज़म ने अपने मौक़िफ़ के ज़रिए बिल्कुल अब बिलाखिर पाकिस्तान का क़याम को मुमकिन कर तो सर जी मैं सर अगर मैं आप इसमें और इस्लाह कीजिएगा तो फिर बगैर एहतजाज के दलाइल के ज़रिए लोगों को कायल किया और फिर माइल किया अपनी तरफ। मैं डॉक्टर साहिबा की जो बात है कि वो बात अंग्रेज़ी में करते थे, लेकिन लोगों का एक उनके ऊपर इतना एतकाद था, एतमाद था कि वो उसको परसीव करते थे। मिसाल के तौर पर काजी ईसा साहब का ये कहना है कि we don't know what he says, but if he says go to right, we go to right. If he says go to left, we go to left. हमें ये नहीं पता कि ये शख्स क्या कह रहा है, लेकिन कहते हैं कि इधर को जाना है तो हम सब उधर को चले जाते हैं। तो ये उनकी शख्सियत का एक क्रिस्माती और क्रिस्मेटिक पहलू था कि वो अपनी फ़िलासफ़ी को किस खूबसूरत अंदाज से इंजेक्ट कर रहे थे अपनी कौम के लिए। सर विजन, अभी आप देखें कि मतलब हम अगर सोचते हैं सिर्फ छोटा काम हो वो करना,
और फिर एक आज़ादी हासिल करना, एक तहरीक का आगाज़ करना, किस किस तरीके से हर एक शख्स जो डिफरेंट माइंडसेट के साथ है, वो विजन, क्या विजन होगा? देखें, इस बहुत सारी एग्जांपल्स हैं उनकी लाइफ हिस्ट्री से। 1940 जब लाहौर रेजोल्यूशन इसी शहर में पास हुई और जब उन्होंने पाकिस्तान की डिमांड की एज ए सेपरेट होमलैंड, तो जो उनके मुखालफिन थे उनका कहना ये था कि ये जिन्ना साहब की एक बारगेनिंग चिप के तौर पर इतनी बड़ी डिमांड कर दी है, ये शायद किसी छोटी डिमांड पर मान जाएंगे, एक बड़ी चीज़ दिखाकर ये किसी छोटे पर मान जाएंगे। लेकिन जिन्ना साहब का ये कहना था कि मैंने जो स्टेप लिए ये सोच समझ कर लिया, अब हमारा आखिरी और पहला नुक्ता यही है कि हमने एक अलग वतन हासिल करना है। तो उन्होंने इस सारे अरसे में आखिरी जो 7 साल हैं, आप देखें कि इसमें ना सिर्फ जो उनके सियासी मुखालफिन थे उनका मुकाबला किया, उसमें वो अंग्रेज़ भी थे और उसमें वो कौम परस्त मुसलमान भी थे और उसमें कांग्रेस भी थी। तो ये एक सह फरीकी लड़ाई लड़ी और फिर उन्होंने कितनी कमिटमेंट के साथ और कितनी जोश और जज्बे के साथ इस कौम के अंदर एक वलवला पैदा कर दिया कि हर कौम का बच्चा भी जानता था कि अब हमने लेकर रहना है पाकिस्तान और बनकर रहेगा पाकिस्तान। वाह मैम, इतने सारे वाक़यात, प्लीज़ तहरीक से पहले, तहरीक तक भी बल्कि मैं ज़रूर चाहूँगी। जी बिल्कुल, मैं डॉक्टर साहब की बात और आपकी बात के साथ मैं ये बात रिलेट करना चाहती हूँ कि देखिए, कायद आज़म ने अपनी खराबी सेहत के बावजूद बिल्कुल, मैं इसी तरफ जी। पूरे इंडिया का उन्होंने विज़िट किया है और हर जगह पर अपने लोगों को मुतहरक करने के लिए वो खुद पहुँचे और फिर जहाँ जहाँ वो गए हैं वहाँ लोगों के अंदर जो ट्रस्ट बिल्ड हुआ लीडरशिप पर, क्योंकि ये पूरी तहरीक पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है, जिसकी मिसाल शायद हमें दुनिया में नहीं मिलती, कि एक ऐसा लीडर जिसकी शख्सियत पर हर एक को भरपूर एतमाद था। वाह। और वो कायद आज़म की असूल पसंदी की वजह से हुआ। उन्होंने कहीं पर भी उस असूल पसंदी को, जो उनकी शख्सियत का खासा थी, क्योंकि जाहिर है कि वो लॉयर थे, उन्होंने जहाँ अदालत में जब बयान दिया तो अपने आर्गूमेंट को उन्होंने इस तरीके से पहुँचाया कि हर एक को पता था कि कायद आज़म झूठ का साथ नहीं देंगे। सही। कायद आज़म की शख्सियत पर एतमाद उनके दुश्मनों को भी इस तरह था कि ये शख्स जो एक बार कह देगा उससे इसने पीछे नहीं हटना। तो उनकी शख्सियत की खूबसूरती जो है वो उनके उस वक्त के वो जो सर्कल था उसमें भी हर एक उसके मुकम्मल तौर पर एग्री था, कन्विंस था, और वही एतमाद साजी थी कि मुसलमान वो जो जिनको पता था कि वो भारत में भी रह जाएंगे, वो शायद पाकिस्तान की तरफ ना आ सके, ऐसे इलाकों से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन वो भी तहरीक का हिस्सा बन गए। उन्हें पता था कि ये शख्स जो कह रहा है अगर वो डायरेक्ट हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, लेकिन हमारे अपने हम मज़हब लोगों के लिए इसका मकसद जो है वो इन लोगों के लिए तो बिल आखिर एक ऐसा मुल्क का क़याम होगा जहां हम अपनी आज़ादी से ज़िंदगी जो है वो गुजार सकेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि जो शख्सियत के हवाले से कायद आज़म के ऊपर जो एतमाद साजी है वो एक ऐसा उनकी शख्सियत का यूनिक फ़ीचर है जो बहुत कम, हमें दुनिया के जितने भी हम लीडर्स को की फहरिस्त बना लें, ऐसा एतमाद और लोगों का ऐसा यकीन, ये इसकी मिसाल हमें नज़र नहीं आती। सब वो आवाज़ की बात की तो आज भी हम जब उनकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं, देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते। क्या खूबसूरत आवाज़, क्या उस आवाज़ में वो जज्बा, वो सच्चाई, वो प्योरिटी, पाकीज़गी नज़र आती है, वो डेडिकेशन, मोटिवेशन नज़र आती है कि कुछ करना है अपने लोगों के लिए। देखें, एक तो उनके आर्गूमेंट्स में बड़ी क्लैरिटी थी। अगर आप देखें उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री और पॉलिटिकल स्ट्रगल को, तो 1913 में वो मुस्लिम लीग में शामिल होते और 1916 में वो कांग्रेस से उस वक्त के मुसलमानों की सबसे बड़ी डिमांड मनवा लेते हैं। वो डिमांड क्या थी कि हम एक सेपरेट कौम है। इससे पहले तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे ना। तो ये जिन्ना की वो आर्गूमेंटिव अप्रोच थी कि किस तरह वो अपने मुखालफिन को भी कन्विंस करते थे अपनी फ़िलासफ़ी के ऊपर, अपने नज़रिए के ऊपर, अपनी कमिटमेंट के ऊपर। और आप देखें कि उसके बाद कांग्रेस ने कितनी चालें चली, कितने उन्होंने रुख इख्तियार किए कि किसी तरह हम इनको इस डिमांड से पीछे ले जाएं। लेकिन आप आगे वाले दिनों में आने वाले जितने भी माइलस्टोन्स हैं वो देखें कि चाहे उनके 14 पॉइंट्स हैं, चाहे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हैं, चाहे जितने भी यहाँ पर मिशंस आते रहे, अंग्रेज़ों के वफद आते रहे, या जितनी भी यहाँ पर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई, उसमें उनका जो आर्गूमेंट था, उसके अंदर जो क्लैरिटी थी और मुस्लिम कौम के लिए जो एक फ़िक्र थी वो बिल्कुल वाज़िया थी। उनको लरज़ाया नहीं जा सकता, उनको धमकाया नहीं जा सकता था, उनको खौफ नहीं दिलाया जा सकता। तो ये जो आपने बात की ना कि उनकी आवाज़ में एक रोब और दबदबा था,
वो रोब और दबदबा इसीलिए था कि वो सच्चे थे, वो कमिटेड थे और वो जानते थे कि मैं अब खौफजदा नहीं हो सकता। और वो जिस तरह मैम ने बात की कि सर अपनी अपनी ज़ात की नफ़ी करके आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, अक्सर होता है इंसान के इरादे, इंसान है आखिर, इरादे डगमगा भी जाते हैं, कितने हालात ऐसे होते हैं, लेकिन फिर हालात का डट के सामना करना, अपनी अपनी हेल्थ को बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए, ऑब्वियसली फिर आप लोगों के लिए कुछ करें, ये बड़ी कमिटमेंट चाहिए होती है। एंड ये दे आर चोजन वंस, मुझे ऐसा लगता है। अपनी बीमारी को तो उन्होंने छुपाया, बिल्कुल बिल्कुल, अपनी इवन सगी बहन से छुपाया और डॉक्टर्स को ये कहा था कि वो खातून है, उसको ना बताना। अगरचे जाहिर है कि वो उनके करीब थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैक्सिमम एक्सटेंट तक इससे भी आप छुपाएं। वो जानते थे कि ये परेशान होगी और जाहिर है कि जब वो परेशान होगी तो वो फिर उनसे बात करेगी, फिर कौम तक ये बात पहुंचेगी। लेकिन उन्होंने कौम के लिए अपनी इस बीमारी की भी परवाह नहीं की और उसको छुपा के रखा, और उसका मकसद सिर्फ ये था कि वो एक जो टारगेट था, जो एक मंजिल थी, उसको अचीव करना। बेशक, और वो मंजिल हमारे लिए हमारी शनाख्त बनी। पाकिस्तान हमारी शनाख्त है, पाकिस्तान से ही हमारी शनाख्त है। मैम फातिमा जिन्ना साहिबा का जिक्र आ जाता है तो वो हमेशा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के शाना बशाना हर जगह पे नज़र आई। और अगेन अगर हम ये कहें कि अपनी ज़ात की नफ़ी करके उन्होंने हमारे लिए एक वो स्ट्रगल अपनी कैपेसिटी में की, थोड़ा सा इस हवाले से बताइए। जी बिल्कुल, मैं इस पर ये बात कहना चाहूँगी कि देखिए वो तो उस वक़्त कायद आज़म की बहन की हैसियत से हम उनके किरदार पर बात करें तो उससे जो सबक सीखने की बात है ना, वो आजकल की जो ख़वातीन हैं उनके सीखने का उसमें ज़्यादा पहलू नज़र आता है। वो ये है कि जब वो खातून होने के बावजूद उन्हें अंदाज़ा था कि कितनी ज़्यादा मुश्किलात पेश आ सकती हैं, तहरीक के दौरान में भी और क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद बिल्कुल भी, ऐसा ही है। जब कायद आज़म की हेल्थ जो थी वो बहुत ज़्यादा उनकी मुतासिर हुई, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने उस दौरान में भी ना सिर्फ हौसला बरकरार रखा, बल्कि कायद आज़म के शाना बशाना जो है वो कोयटा में भी उनके साथ रहीं, वो हर एक मुश्किल परेशानी के दौर में। तो मैं ये समझती हूँ कि उनकी शख्सियत का जो सबसे मुतासिर कुन पहलू है वो आज हमारे लिए उसमें सबक है कि हमें भी आज के पाकिस्तान के लिए उन शख्सियात से जो बात सीखनी है वो यही है कि हमें भी जो मुश्किलात हैं, जो परेशानियाँ हैं, जो मुश्किलात मसाइब आज हैं, उनसे घबराना नहीं है, बल्कि अगर ख़ातून है तो उसे फातिमा जिन्ना से सबक सीखना है, उनकी शख्सियत से सीखना है कि हम अगर आज पाकिस्तान की खातिर उनकी दी हुई कुर्बानियों को, अगर हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान खुशहाल हो, पाकिस्तान कायम दायम रहे, तो उनके नक्शे कदम पर चलते हुए जो है हमें लेके चलना है इस सारे सिलसिले को। तो फातिमा जिन्ना की शख्सियत में कायद आज़म की झलक, उनका खलूस, उनकी मोहब्बत भाई के लिए भी, भाई के मिशन के लिए भी, और जाहिर है क़याम पाकिस्तान के बाद इस मुल्क के लिए भी, उसमें हमारे सीखने के लिए बहुत कुछ है। बिल्कुल ऐसे। सर नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, तो अ वेरी वेल डिग्निफाइड, और एक बिल्कुल अगर हम उनकी ड्रेसिंग देखें, जिस तरीके से वो कैरी किया करते थे अपने आप को, फ्यूचरिस्टिक बहुत थे। बचपन की बात करें जितना मैंने पढ़ा, एंड देन अगेन करेक्ट मी, बिलियर्ड का बड़ा शौक था, हमेशा हट के चीज़ें उन्होंने की। थोड़ा सा उनके बचपन के बारे में बताइएगा कि हाउ वाज ही लाइक अ चाइल्ड। देखें, बचपन का आपने जिक्र किया तो उस वक्त जाहिर है कि जिस तरह होता है, हर इलाके के अपने नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं, तो गली मोहल्ले में बच्चे वो गोलियों के साथ, बंटों के साथ, लेकिन कायद आज़म ने उस वक्त भी कहा अपने दोस्तों को कि इससे कपड़े गंदे होते हैं, तो हमें कुछ क्रिकेट खेलना चाहिए। सही। तो कायद आज़म उस वक्त भी क्रिकेट, और फिर जिस तरह बिलियर्ड का जिक्र किया, पिछले दिनों मैं बहावलपुर गया, वहाँ पर नूर महल हॉल में मैंने वो महल में देखा कि उनका वो जो बिलियर्ड का टेबल है वो वहाँ पर पड़ा हुआ। तो आज कायद आज़म को हम याद कर रहे हैं, तो इस हवाले से मैं अपनी कौम को, अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को ये जो प्रोग्राम देख रहे हैं, ये भी कहूँगा कि कायद आज़म का जो एक विजन था, जो मिशन था, उसको अब कैरी करने की ज़रूरत है, उसको आगे लेकर चलने की ज़रूरत है। उनकी लाइफ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। 47 के बाद अगर हम देखें एज ए गवर्नर जनरल उनकी लाइफ, तो उन्होंने अपना जो एक फ्यूचर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट दिया, जो विजन दिया, वो आज सबके लिए, हमारे पॉलिटिशियंस के लिए भी रोल मॉडल होना चाहिए और हमारे बाकी इदारों के लिए भी। इसी तरह आप देखें, आपने उनके लिबास की बात की, तो वो वेरी वेल ड्रेस्ड भाई, आप हम अभी भी देखते हैं तो मतलब उनके वन ऑफ द मोस्ट वेल ड्रेस्ड, आई थिंक हम कहें कि ऑफ हिज एरा। मेरा नहीं ख्याल उन जैसा कोई अपने ज़माने में होगा कि आसपास भी कोई ऐसा हो। बिल्कुल, वो इस हवाले से बहुत कीन थे अपने ड्रेसिंग के हवाले से, और अपने आप उनकी जो हमारे म्यूज़ियम में जो उनके ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली अशिया वो देखें आज भी, तो लगता है कि वो बहुत एक नफीस किस्म के इंसान थे।
लेकिन बाद में देखें कि जब शुरू में वो एक वेस्टर्नाइज किस्म का शख्स नज़र आता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्सों में आप उनके लिबास में भी एक तब्दीली देखते हैं कि जिसमें हमें एक नई स्टेट का और नए एक इस्लामी रियासत का कंसेप्ट नज़र आता है। उनकी वो जो पैंट कोट है वो फिर शेरवानी में और अचकन में बदल जाती है, और फिर जना कैप का कंसेप्ट आता है, और फिर वो जिस तरह उनकी गुफ्तगू में भी एक तब्दीली आती है कि एक खालिस अंग्रेज़ी बोलने वाला शख्स किस तरह फिर उर्दू की तरफ आता है और फिर अपने अल्फाज में, अपने अंदाज में वो एक नया पहलू लेकर आता है। बिल्कुल सही। मैम, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? जी जी बिल्कुल, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि कायद आज़म ने जैसे अपनी जहद मुसलसल को एक कामयाबी की शक्ल दी, और उस सारे सफ़र के दौरान उनकी शख्सियत का जो सबसे मुतासिर कुन पहलू है वो ये है कि कहीं वो हिम्मत नहीं हारे। मुश्किल से मुश्किल टाइम भी आया, बहुत सी चालें उनके खिलाफ चलने की कोशिश की गई, बहुत सारे फ्रंट पे लड़ना पड़ा उन्हें, लेकिन कायद आज़म की शख्सियत में जो तसलसल है, जो रवानी रही, जो उस जहाँ उन्होंने कहीं पर भी वो रुके नहीं। तो मेरा ये ख्याल है कि हम सब के लिए ये एक बहुत मुतासिर कुन पहलू है, और इस पर हमारी जो नौजवान नस्ल है उसके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। बिल्कुल सही। तो मैं ये कहूँगी कि जैसे आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, कायद आज़म पर मुसलसल रिसर्च होनी चाहिए, मुसलसल लिखा जाना चाहिए, ताकि कोई पहलू जो है वो ऐसा ना रह जाए कि हमारी नौजवान नस्ल किसी और की लिखी हुई तहरीर को पढ़कर उसके अंदर कोई कन्फ्यूजन ना आ जाए, क्योंकि कायद आज़म की पूरी ज़िंदगी के अंदर जितनी क्लैरिटी है, जितनी खूबसूरती है, जितना तसलसल है, वैसी ही शख्सियत सब तक पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल। सब जितना हमने सुना, जितना पढ़ा, एंड देन इस्लाह की जहाँ ज़रूरत तो ज़रूर गाइड मी एज वेल, कि पैसे ज़ाया नहीं करते थे। एक एक रुपए का हिसाब रखना, मतलब ये कि एक होता है कि बीइंग अ हेड ऑफ स्टेट, अगर अब चाय पीनी है तो चाय का बिल भी खुद देना। बिल्कुल। सो ये एक डिग्निटी, ये एक बड़े लीडर की निशानी कि आप देखिए हर एक चीज़ का हिसाब रखना, ज़ाया ना कोई चीज़ हो। बिल्कुल। आप जनाब पर जितनी भी किताबें लिखी गई हैं, जितने भी उनके बायोग्राफर्स हैं, जैसे उनका ऑफिशियल बायोग्राफर थे हेक्टर बुलाइथो, उनको आप देखें, आप अमेरिकन प्रोफेसर स्टैनली वॉलपर्ट की किताब देखें, इसी तरह जी अलाना की किताब देखें, इसी तरह और भी बहुत सारे लोगों ने लिखा है, तो सब इस बात पर मुत्फिक थे कि जिना जैसा दयानतदार आदमी कोई नहीं उन्होंने देखा। इंडियन की जो कंटेम्प्रेरी पर्सनैलिटीज़ थी उस वक्त की, जिस तरह डॉक्टर साहबा ने भी बात की कि उस वक्त जो उनके मास्टर या हम असर सियासतदान थे, उनमें आपको जिना एक बहुत कदावर शख्सियत नज़र आएगी अपने किरदार के हवाले से। जो आपने जिक्र किया कि ज़ाया नहीं करते थे, सरकारी वसाइल को ज़ाया नहीं करते थे, उनकी अपनी जो सैलरी थी ऑफिशियल वो आप देखें, जो सोशल मीडिया पर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स शेयर होती रहती हैं, और इसी तरह टाइम के बहुत पंक्चुअल थे। स्टेट बैंक का इफ्तिताह होने लगा 48 में, तो बहुत सारे लोग वक्त पर पहुंच गए, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनमें मिनिस्टर्स भी शामिल थे उस वक्त, कैबिनेट मिनिस्टर, वो वक्त पर ना पहुंचे तो आपने वो चेयर्स उठवा दी कि इनको अब जाहिर है कि इस तरह आगे बैठने का हक नहीं है। तो इससे जाहिर होता है कि उनके किरदार का ये जो पहलू था, दयानतदारी का, कमिटमेंट का, किरदार का और डिसिप्लिन का, ये हमें नज़र आता है। इस पर तमाम बायोग्राफर्स ने लिखा है, चाहे वो फॉरनर्स हैं, पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं, सब इस बात पर मुत्फिक हैं कि जिना अपने डिसिप्लिन के लिहाज से, अपने किरदार के लिहाज से अनमैचेबल थे। बिल्कुल सही। मैम, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन कहने को तीन छोटी सी बातें, लेकिन असूल ऐसे कि आपकी ज़िंदगी को मुकम्मल कर दें। देखिए, उस वक़्त जो सबसे बड़ा इशू था मुसलमानों के लिए वो उनका आइडेंटिटी क्राइसिस था। अगर हम यूनिटी को लिंक कर दें कि यूनिटी का वर्ड एक वर्ड नहीं है, उसमें उस वक़्त की सूरत हाल का हल था, सोल्यूशन था। वो उस वक्त भी सोल्यूशन था, वो आज भी सोल्यूशन है। और दुनिया में जहाँ कहीं आज़ादी के लिए स्ट्रगल है, जहाँ कहीं इस वक्त हमें मुश्किल सूरत हाल नज़र आती है, वही यूनिटी सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। फिर डिसिप्लिन, जिस कौम में डिसिप्लिन नहीं होगा, जहाँ लोग डिसिप्लिन नहीं होंगे, चाहे उसमें वक्त की पाबंदी है, चाहे उसके अंदर अपने काम को मुकर्रर टाइम के अंदर अमली जामा पहनाना है, वो सब का सब इस एक टर्म के अंदर, इस एक असूल के अंदर जो है वो मुकम्मल एक, यानी मैं ये कहना चाहूँगी कि ये तीनों टर्म अगर इनको हम एक देख लें तो ये तो एक कोड ऑफ लाइफ है कि जो लोग, जो कौमें इन पर अमल पैरा होंगी, उनके मसाइल, उनकी मुश्किलात वो सिस्टमेटिकली हल होना शुरू हो जाएंगी। तो ये जितना ज़्यादा हम इसकी तरवीज कर सकें, यूनिटी की, डिसिप्लिन की, तो ये वो पैगाम है जो कायद आज़म ने हमें अमल करके दिखाया।
और हमें ज़ाहिर है कि बहसीत कौम इन असूलों पर हमें एक नई स्पिरिट के साथ आज के दिन के हवाले से हमें इस पर एक नई उमंग के साथ इस पर दोबारा से अमल करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। सब बिफोर वी वाइंड अप, जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की आखिरी स्पीच गालिबन, उसमें ये कहा गया मफहूम कि जी जो कम्युनिटीज़ पाकिस्तान में बसती हैं, हम चाहे क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात करें, सिख बरादरी की बात करें, हिंदू बरादरी की बात करें, दे आर फ्री टू लिव देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू देयर कल्चरल वैल्यूज़। थोड़ा सा इस पर हाईलाइट कीजिए। देखिए, ये जो ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं और माइनॉरिटीज़ की बात कर रहे हैं, इस हवाले से जनाब बहुत कंसर्न थे। और इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगा कि 1947 में जब हमारा पहला असम्बली का सेशन हुआ 11 अगस्त को, और उस दिन तो ज़ाहिर है कि उन्होंने एक स्पीच की, लेकिन वेरी नेक्स्ट डे 12 अगस्त को उन्होंने जो सबसे पहली कमेटी बनाई वो ह्यूमन राइट्स की कमेटी थी। सही। और 15 रुकनी कमेटी को खुद हेड किया, यानी कि उसमें 10 लोग थे मुस्लिम और 5 लोग नॉन मुस्लिम से लिए, सही, जो असम्बली का हिस्सा थे, और ख़ुद उस कमेटी को चेयर कर रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से, माइनॉरिटीज़ के हकूक़ के हवाले से कितने कंसर्न थे। और फिर आप उनकी देखें कि पाकिस्तान बनने से पहले भी अगर उनके आप जो 14 पॉइंट्स हैं वो आप देखें तो उसमें एक बड़ा नुक्ता ये था कि अक़लियतों को हकूक़ दिए जाएंगे। उस वक्त ज़ाहिर मुसलमान हिंदुस्तान में अक़लियत थे, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद मुसलमान तो मेजॉरिटी में आ गए, लेकिन यहाँ की जो नॉन मुस्लिम, ज़ाहिर मैं उनको अक़लियत तो नहीं कहूँगा, लेकिन नॉन मुस्लिम सिटीजन्स थे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल तो उस हवाले से वो बहुत क्लियर थे। और जिस स्पीच का आपने जिक्र किया कि उन्होंने पहली स्पीच में ये कहा कि आप अब आज़ाद हैं अपनी अपनी इबादत गाहों में जाने के लिए, आप मंदिरों में, गुरुद्वारों में, आप टेम्पल्स में, चर्चेज़ में, मस्जिदों में आज़ाद हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि वो, और आज जैसे जैसे हमारी तारीख़ का धारा आगे बढ़ रहा है, उनके इस पैगाम की अहमियत बढ़ती जा रही है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी क़ुव्वतें हैं जो पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट चाहती हैं, जो यहाँ पर इंतशार और इख्तलाफ चाहती हैं। तो हमें कायद आज़म के उस विज़न को एक प्रोग्रेसिव, एक वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट लेकर आज उनकी तालीमात की ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल सही सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आई लर्न सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आपके तशरीफ़ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खुद पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, ऑल्दो स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है, लेकिन अगेन फॉर मी योर मेंटोर्स, थैंक यू सो मच। इतना खूबसूरत ये बोली हैं शख्सियात जो मेरे साथ बैठे हैं कि मैं ऑब्वियसली आई वाज अनेबल टू इंटरप्ट। मोहम्मद अली जिन्नाह और फातिमा जिन्नाह साहिबा, मैंने हमेशा इनके ये इतने बड़े नाम हैं कि मैं ये सोचता हूँ कि अली और फातिमा, जिनके नाम अली और फातिमा से मुंसलिक हों, वो कभी शिकस्त नहीं खाते। पहली बात तो ये। दूसरी, आपने बड़ी खूबसूरत एक बात की, कल ही मैं सर ये स्पीच सुन रहा था जिसमें अक़लियतों का जिक्र है, क्योंकि आर्टिस्ट हूँ तो मैं वो उनके आवाज़ का जो टोन है, आई वाज सो इम्प्रेस्ड कि इतनी खूबसूरत क्वालिटी नहीं, अल्लाह ताला ने बड़ी, हाँ वो सर से पाँव तक वो मौजज़ा थे। मैं उन्हें सियासतदान कभी माना ही नहीं, वो बाबा कौम थे, बिल्कुल फादर ऑफ द नेशन। ख़वातीनो, थैंक यू सो मच जी। ख़वातीनो हज़रात, बाबा कौम को आज याद करते हुए, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को याद करते हुए, ये ज़रूर एहसास कीजिएगा कि बहैसियत पाकिस्तानी हमारी इनफरादी तौर पर कुछ जिम्मेदारी, उन जिम्मेदारियों को फिर हमने समझते हुए एग्जीक्यूट भी करना, पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपने हिस्से की जिम्मेदारी ज़रूर पूरी करनी है। शेफ अनम का भी शुक्रिया अदा करेंगे। अनम, जीती रहें, खुश रहें, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ख़वातीन हज़रात, दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। और जाने से पहले अमीर शौकत अली साहब की आवाज़ में एक खूबसूरत सा मिली नगमा, प्लीज़ आइएगा। रूह कायद आज के दिन हम तुझसे वादा करते हैं, रूह कायद आज के दिन हम तुझसे वादा करते हैं, हम तुझसे वादा करते हैं, रूह कायद आज के दिन हम तुझसे वादा करते हैं, हम तुझसे वादा करते हैं, रूह कायद।
सच्चा प्यार हमें अब प्यार के रंग उभारेंगे, अब खून रगे जा भी देकर मौसम का कर्ज उतारेंगे, ढालेंगे फिजा में वो नगमे, ढालेंगे फिजा में वो नगमे, कागज पे जो लिखा करते हैं, हम तुझसे वादा करते हैं, ऐ रूह कायद। दरियाओं की तह में उतरेंगे, रक्षंदा गौहर लाएंगे, अफलाक की हद को छू लेंगे, तारे भी जमीन पर लाएंगे, कर देंगे अमल से ये साबित, कर देंगे अमल से ये साबित, बातें तो हमेशा करते हैं, हम तुझसे वादा करते हैं, ऐ रूह कायद। आज के दिन हम तुझसे वादा करते हैं, हम तुझसे वादा करते हैं, रूह कायद। मौसम भी नजर डालेगा अब, चौंकेगा हमारी मेहनत पर, सूरज भी हमें अब देखेगा, तो रश्क के